शानदार मजबूती के बाद भारतीय बाजारों में इस हफ्ते के सबसे बड़े दिन होता हुआ कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा, हफ्ते की एक्सपायरी, ढेर सारे रिजल्ट्स और कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आप देखिए हमारे बाजार में तो आज तेजी है बोल के काफी अच्छा लग रहा है सर। 100%। ये कह के कि अब क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार था और आज एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं शानदार तेजी के साथ बाजार होल्ड करते हुए दिख रहे हैं तेजी में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स पे हम देख रहे हैं अच्छे खासे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आज की जो बड़ी बातें हैं वो कौन सी है। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। और आप बड़ी बातों में सबसे बड़ी बात यही है कि बाजार मजबूत है और क्रेडिट पॉलिसी दमदार आती हुई दिखी। जो डर था क्रेडिट पॉलिसी का वो निकल चुका है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद अच्छी तेजी बनती हुई दिखी है। 150 पॉइंट ऊपर है आपको नजर आएगा निफ्टी और 500 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा और इतना ही ऊपर सेंसेक्स भी दिखेगा आपको। ये है अब तक का बाजार का रुझान इस वक्त का। इसके अलावा बैंक, फाइनेंस, मेटल और रियल एस्टेट, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ तगड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। छोटे मझोले शेयरों में भी आज अच्छा एक्शन है। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद सुबह कम थी लेकिन अब दिन के साथ साथ, दिन बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती नजर आ रही है। आधा % दोनों ही इंडेक्स ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स जो थोड़ी सुस्ती के साथ हल्के नीचे थे, अब 50 अंक वो भी ऊपर है। ज़्यादा नहीं लेकिन हरे निशान में दिखना भी अपने आप में ठीक है, रिलीफ देने वाली बात है। और यूरोप के बाजार लगातार चौथे दिन हरे निशान में आपको नजर आएंगे, आधा % ऊपर। बिल्कुल, तो आप देखिए फिलहाल हम जिस तरह से देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में मजबूती आती हुई दिख रही है और हमारे बाजार भी काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। सर आज वजह तो नहीं पूछूंगी लेकिन जिस तरह से आज पॉलिसी आती हुई दिख रही है बाजार बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा था ऑनेस्टली। हाँ। और हो सकता है गवर्नर साहब ने सुन लिया हमारी कि भाई बहुत बढ़िया पॉलिसी दी। मतलब अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि क्या गवर्नर साहब वाकई में सच्चाई से मुंह फेर के कि नहीं इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, ये नहीं, छोड़ो ना, मुझे अच्छी पॉलिसी देनी है, अच्छा बोलना है, अच्छा बताना है। एक तरीका वो हो सकता है जो काफ़ी लोग, कुछ लोग मानते हैं और बाकी ज़्यादातर लोग वो मानते हैं जो भरोसा करते हैं कि गवर्नर साहब ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रोएक्टिव है, आगे की पॉलिसी बनाते हैं। जो अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा ब्याज दरें काटने के मामले में भी उन्होंने पहले काटना शुरू किया प्रोएक्टिवली और बढ़ाने की भी ज़रूरत आएगी तो वो बढ़ाएंगे। सो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के बावजूद वो फोकस अपना ग्रोथ से हटा नहीं रहे और मुझे यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सो मेरे हिसाब से गवर्नर साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो आज किया, जो उन्होंने किया है और जो उन्होंने कहा है वो सही है। देखो आप और मैं, हम उनसे ज़्यादा नहीं जानते पॉलिसी के बारे में, करेक्ट। आरबीआई का काम आरबीआई ज़्यादा बेहतर तरीके, यहाँ बैठकर हम कह सकते हैं, कर वो अलग बात है। तो अगर उन्होंने कहा है पॉलिसी अकोमोडेटिव रहनी चाहिए और सिर्फ उन्होंने नहीं कहा है, एमपीसी के 5 मेंबर्स ने कहा है, तो इसका मतलब उन्हें वो दिख रहा है जो शायद बाकी लोगों को जिनको डर लग रहा था उनको नहीं दिख रहा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी उन्होंने अकोमोडेटिव रखी, न्यूट्रल भी नहीं की, तो इसका मतलब है कि एक पॉलिसी तो आपकी और बच गई आराम से, करेक्ट। तीसरी चीज़, बहुत आसान था गवर्नर साहब के लिए इस बार महंगाई पर फोकस रखना और ग्रोथ से फोकस हटाना। अरे अच्छी खासी ग्रोथ है, क्या करना है मुझे महंगाई, मैं महंगाई नहीं। लेकिन उन्हें ये समझ में आता है कि दोनों मेरी जिम्मेदारियाँ बराबर है। तो जो चीज़ अच्छी चल रही है उसको मुझे ख़राब नहीं करना है, जो रिकवरी आई उसको मुझे मजबूत रखना है। ग्लोबल दिक्कतें हैं, हम संभालेंगे। हमारे सप्लाई साइड इशू, 50% इन्फ्लेशन हमारे हाथ में, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक आज के सिनेरियो में इससे बढ़िया पॉलिसी वो दे नहीं सकते थे। बहुत बेहतरीन पॉलिसी दी और इसलिए बाजार का जो रिएक्शन टॉप क्लास परफेक्ट है। 17,600 पर आप निफ्टी पर हैं और क्या चाहिए। अच्छी बात यह है कि जिस दिन आप बजट के दिन 17,575 पर बंद हुए थे वहाँ पहुँच गए, ये अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी भी 39,000 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है। तो आई एम श्योर कि पॉलिसी के बाद जो बाजार का कॉन्फिडेंस बदला है और बढ़ा है वो बहुत काम का है। तो एक बड़ी चीज़ थी, मतलब अगर ख़राब होना तो आज बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, ये अपने आप में बड़ी बात है। इनफैक्ट गवर्नर जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी क्लियर किया था कि दुनिया भर की जो पॉलिसीज हैं वहाँ पे हमने बहुत ही स्ट्रेंथनिंग देखी है, टाइटनिंग देखी है, लेकिन क्योंकि हमारे जो बाजार है वहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स थे वो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्लारिफिकेशन भी था जो ये कह रहे थे कि क्यों आया। वो होता है ना कि भाई दूसरों को देखकर आपके लिए बड़ा आसान काम है ना, आप दुखी हो जाओ, ये हो जाओ, लेकिन मतलब अपनी ताकत भी तो हमें देखनी चाहिए। तो उन्होंने फोकस अपनी ताकत पर किया, अपनी इकोनॉमी की ताकत पर किया और उन्हें इस बात का भरोसा है कि हम इन्फ्लेशन को काबू में कर लेंगे। आइए, ये बड़ी बातें थी गवर्नर साहब की, ये बड़ी बात है बाजार की। अब रहेगा फोकस अगले 1.5 घंटे पूरे नतीजों पर, लेकिन नतीजों के साथ साथ कौन कौन से हैं वो ट्रिगर जिन पर रखनी है नजर।
बताएंगे कुशल कुशल। आज के भी बता दो और कल के भी बता दो आप। परसों के सर? परसों मेरा काम करने का मन नहीं है। हाँ ठीक। आप आ रहे हैं ऑफिस? नहीं सर। बताइए लेकिन फिर भी जितना काम किया उतना सारा बता दीजिए। बिल्कुल सर। तो आज नंबर्स निफ्टी में अभी जिनके बाकी हैं उसमें हीरो मोटोकॉर्प और हिंडाल्को हैं, और साथ साथ F&O स्पेस में अभी भी लंबी लिस्ट है। ABB, एलेंबिक फार्मा, अमर राजा, GSPL, HAL, कमिंस, डॉक्टर लालपात, पिरामल एंटरप्राइजेस, सन टीवी, टाटा केमिकल्स, ट्रेंड और वर्लपूल के नंबर्स अभी भी आने बाकी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स आज इक्विटी या बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाने पर जो है विचार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मॉयल का आज बाईबैक बंद होता हुआ दिखेगा। 693 करोड़ रुपए का ये कुल बाईबैक है। ग्लोबली यूके और यूके के Q4 GDP आंकड़े आते हुए दिखेंगे। साथ ही US के CPI आंकड़े भी आज आएंगे शाम को। फ्राइडे यानी कल के सत्र में ONGC और डिविज लैब निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क फार्मा, हनीवेल ऑटोमेशन, IDFC लिमिटेड, इंडिया सीमेंट्स, मेट्रोपोलिस, मदरसन सुमी, PFC और वोल्टास भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे F&O स्पेस से। एक्स डेट बलरामपुर चीनी ट्रेड करता हुआ दिखेगा, जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था। साथ ही अशोक लेलैंड NCD के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए जुटाने पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। और PFC यहाँ पर नजर रखिए, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। ग्लोबली भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा। साथ ही जापान के बाजार बंद रहेंगे और US में जो फेड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है वो भी आती हुई नजर आएगी। तो ये 2 दिन के ट्रिगर्स हैं और आप 12 फरवरी भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर और मुथूट फाइनेंस यहाँ F&O स्पेस से इसके नंबर्स आएंगे। साथ ही थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज यहाँ पर 12 फरवरी को नतीजों के साथ साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। ओके तो आप देखिए फिलहाल ये कुछ इवेंट्स हैं जिन पर आज हमें फोकस करके चलना है, लेकिन खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं जो बाजार खुलने के बाद आते हुए दिखे। ये बताने के लिए वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए। ओके सबसे पहले यहाँ पे M&M के नतीजे आए हैं और M&M के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही है। यहाँ पे कंपनी का जो स्टैंड अलोन मुनाफा है 1353 करोड़ पे आया है। 980 करोड़ के आसपास का अनुमान था। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो स्टैंड अलोन आय है वो 14056 करोड़ से बढ़कर 15239 करोड़ के आसपास आई है। अन्य आय 523 करोड़ के आसपास आई, उसका फायदा मिला है। मार्जिन 17% से घटकर 11.9% के आसपास आए हैं। XUV 700 की लॉन्च से अब तक 1 लाख यूनिट के आसपास की बुकिंग हो चुकी है और इस कंपनी ने और एक अपडेट दिया है कि सेकेंड हाफ FY23 तक XUV 300 के जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो ये कंपनी लॉन्च कर देगी। तो M&M के लिए काफ़ी सारी खबरें हैं। MRF यहाँ पे मुनाफा जो है 520 करोड़ से घटकर 149 करोड़ पे आया है, तो थोड़ा कम है और इस कंपनी ने पूरे 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। भारत फोर्ज मुनाफा 337 करोड़ पे आया है, 240 करोड़ के आसपास का अनुमान था। वहीं अगर आप देखेंगे तो आय जो है 1600 करोड़ के आसपास आई है, तो एक कंपनी के नतीजे ठीक ठाक है, मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। पेज इंडस्ट्रीज 175 करोड़ का मुनाफा, 165 करोड़ का अनुमान था। वहीं कंपनी ने 100 रुपये प्रति शेयर के आसपास के डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी कि नतीजे अच्छे हैं। स्ट्राइड्स यहाँ पे नतीजे खराब है क्योंकि कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 35 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 127 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने किया है। मार्जिन 19% से घटकर 0.15% रह चुके हैं और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 40 लाख वारंट जो है इस कंपनी ने जारी कर दिया है। ये कंपनी ने अपडेट दिया है, 485 के रेट पे वारंट जारी किए गए हैं। BML अच्छे नतीजे हैं, मुनाफा 27.5 करोड़ से बढ़कर 78.6 करोड़ पे आया है। लिंकन फार्मा अच्छे हैं, 13.4 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 17.6 करोड़ पे आया है। मैट्रिमोनी पिछले क्वार्टर में आपने देखा था काफ़ी सारी शादियां हुई थी। मैट्रिमोनी का मुनाफा लेकिन 11 करोड़ से बढ़कर केवल 11.5 करोड़ पे आया है। कैंप्स मुनाफा 56 करोड़ से बढ़कर 77.3 करोड़ पे आया, यानी कि अच्छे नतीजे हैं और 10 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। केशोराम इंडस्ट्रीज मुनाफे से घाटे में आ चुके 32 करोड़ के आसपास का घाटा कंपनी ने किया है। खबरें L&T, यहाँ पे L&T हाइड्रोकार्बन को 1000 से 2500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। भारतीय एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम सर्विसेज जो इस कंपनी ने लॉन्च की है। स्टरलाइट टेक नेटोनिया के साथ इन्होंने विस्तार के लिए एक करार किया है। इसके अलावा ACC कर्नाटक लाइफ स्टोन माइन के लिए इसने बोली जीती है। स्यूबेक्स कंपनी ने इथोपिया टेलीकॉम के साथ 5G के लिए करार किया है। इसके अलावा M&M और M&M लाइफ महिंद्रा लाइफ के लिए भी एक खबर है कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने कांदीवली में 9.24 एकड़ ज़मीन थी वो M&M से खरीद ली है 370 करोड़ में। सुंदरम फास्टनर्स 6 रुपये 45 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। ब्लॉक डील हुई है अदानी विल्मर में करीब 1.07 करोड़ शेयर्स की और सेल में 34 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये बहुत सारी खबरें आ गई आज, बहुत आई। ओके, वेरी गुड। तो चलिए, खबरों के दम पर पूरा एक्शन है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का बोर्ड मीटिंग भी हो गई, आप बता रहे हैं
महिंद्रा ने क्या लॉन्च किया? M&M अच्छा लॉन्च M&M लाइव स्पेसेस जो है, उन्होंने M&M से वो जो कांदिवली की जमीन थी 9.24 एकर्स उसको खरीद लिया है 370-350 करोड़ में। तो वहाँ पर अब बिल्डिंग्स बनेंगी। हाँ, जो M&M के ट्रैक्टर्स और बाकी गाड़ियाँ बनती थी पहले वरुण के पड़ोस में। बराबर ना? हाँ, वही एरिया है, पड़ोस भी नहीं है। वही एरिया है, ओके। चलिए, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स का। पूरी टीम तैयार है, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, सिमी जी, मुदित जी और संदीप जैन साहब, आप सबका स्वागत है। पहला बिगुल मुदित जी के लिए। बताएं मुदित जी। गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून देवांशी। बिल्कुल, देखिए आईटी स्टॉक्स पे काफी अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं एलटीटीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टॉक ने, यहाँ पर पहले बाय करेंगे, टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा 4710 का, ये कैश लेवल है। दूसरा टारगेट 4730 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4640 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बना लिए, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट है। कल के प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ये काउंटर निकलता हुआ नजर आया। जिस तरह के वॉल्यूम के साथ आज सुबह से इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है, बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। 4710, 4730 ये हो सकता है आज के सेशन में ही देखने को मिले। बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 4640। ओके, 4710, 4730 तक के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करनी है एल&टी टेक पर, और स्टॉप लॉसेस भी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए। चलिए सिमी जी के लिए एक बिगुल, सिमी के नॉन स्टॉप। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताइए। दिवांशी, बेसिकली मेरे भी रडार में एलटीटीएस ही था, ये मैंने कल भी दिया था और आज भी मैं दे रही हूँ। कल का हाई आज ये निकल दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा, मुदित ने अभी अभी दिया, उसका टारगेट्स मैंने सुना नहीं है। मेरा पहला टारगेट है 4720, 4780 एंड 4820। ये तीनों टारगेट्स के लिए एलटीटीएस को खरीद कर चलने का सलाह होगा। बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक बार डेली चार्ट अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट मेरे लिए जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है वो ब्रेकआउट 4820 के आसपास आ रहा है। वो ब्रेकआउट अगर आज या कल के बीच में सस्टेन होगा तो यहाँ पे डबल बॉटम ब्रेकआउट होगा और जिसका नया टारगेट 5500 तक का भी हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया सा तेजी के लिए एलटीटीएस को खरीद कर चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 4750 के नीचे और एलटीटीएस 4650 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और एलटीटीएस में खरीदारी कर लीजिए। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सिमी जी को भी है पसंद, और इस बीच हिंडाल्को के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और पहली नज़र में नतीजे थोड़े कमज़ोर नजर आ रहे हैं। पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन तब तक आइए एक बार कुणाल जी आप चार्ट तैयार रखिएगा। मैं नतीजे पढ़ रहा हूँ। 4086 करोड़ का मुनाफे का अनुमान था, आया 3680 करोड़। बहुत ही कम दिख रहा है, काफ़ी कम आया है मुनाफे का आंकड़ा। क्यों कम आया देखेंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल मुनाफे का आंकड़ा बढ़ा जरूर है 1877 करोड़ से 3680 करोड़। साल दर साल देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा है, लेकिन अनुमान 4000 करोड़ से ज़्यादा का था, तो उससे कम आता हुआ दिख रहा है आपके लिए मुनाफे का आंकड़ा। ये है आपके लिए पहला आंकड़ा, हिंडाल्को पर आता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को की बाकी डिटेल्स भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन तब तक चार्ट्स सामने रख दीजिए। किस लेवल के ऊपर अच्छा है, किसके नीचे खराब, बताएं कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत सिंपल है। 540 का स्तर है, 540 के नीचे अगर ये गया और कुछ समय टिक गया तो फिर मुझे लगता है अनिल जी, जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन ली है, एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है अनिल जी 540 का लेवल शायद ब्रेक ना हो, और ये लेवल अगर होल्ड करता है हिंडाल्को तो वापस से आपको तेजी बनते हुए दिखेगी और इसमें 570 585 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन 540 का सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। तो आज देखते हैं कि क्या 540 के नीचे स्टॉक टिक पाता है। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको हिंडाल्को पर आती हुई दिख रही है और जो डिटेल्स हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए 545 ये लेवल्स के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। सुमित जी के लिए एक बिगुल। बताया सुमित जी आपका स्टॉक। गुड आफ्टरनून देवांशी। देवांशी, बाय का स्टॉक है मेरे पास 892, 894, 894 ये अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा पिछले 7 दिनों से एक तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेट किया है। उस कंसोलिडेशन का अपर बैंड पे अभी आ चुका है और मेरे को लग रहा है कि सन फार्मा यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। सन फार्मा के अंदर ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 900 वाला कॉल अभी 13 रुपए, 13.25 रुपए पे अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 20 रुपए से लेके 22 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्पॉट लेवल में सन फार्मा के अंदर मेरे को लग रहा है ऊपर में 910 रुपए से लेके 925 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए।
सन फार्मा में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर सन फार्मा का जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 880 885 के पास है, तो 880 का स्टॉप लॉस लगा के सन फार्मा में खरीदारी करें। 910 रुपए से लेके 925 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में सन फार्मा में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो फिलहाल आप देखिए सन फार्मा पर ये राय निकल कर आ रही है जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन आज सुबह से जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज मेटल स्टॉक्स में मजबूती आती हुई दिख रही थी और कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जिसके बाद हमने देखा कई सारे स्टॉक्स में आज खरीदारी आती हुई दिखी थी। लेकिन सबसे पहले एक राय मेटल स्टॉक्स पर ही ले लेते हैं और टाटा स्टील यहाँ पे हम देख रहे थे थोड़े से गेंस आते हुए दिखे थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। इस पर एक राय ले लेते हैं। कुणाल जी, टाटा स्टील यहाँ पे हम देख रहे थे अच्छे गेंस थे, करीब 2.5% तक की मजबूती अभी भी बनती हुई दिख रही है स्टॉक पर, डेज हाई के करीब है, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही शानदार चार्ट है देवांशी, एक बड़ा ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो आपको 1400 रुपए के लेवल्स भी टाटा स्टील में देखने को मिलेंगे। तो मेरा व्यू बहुत बुलिश है, आज के क्लोज का मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगर मान लीजिए आज 1230 के ऊपर क्लोज होता है टाटा स्टील तो फिर पहला टारगेट होगा 1350 का, इवेंचुअल टारगेट 1400 का बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय टाटा स्टील पर इस वक्त आती हुई। तो मेटल स्टॉक्स मजबूत नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को के नंबर्स विस्तार से देखने होंगे क्योंकि मुनाफे के आंकड़े पर मार्केट का रिएक्शन है नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ और एडजस्टमेंट है। पूरे एडजस्टमेंट देखने के बाद ही समझ में आएगा कि हिंडाल्को के रिजल्ट्स किस तरह के हैं इस वक्त। तो इस पर रखिएगा आप नज़र बिल्कुल इस वक्त। ओके, इस बीच जिस महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात हम कर रहे थे, जिस लैंड पार्सल की बात कर रहे थे, उस पर एक राय हमारे जैन साहब से भी ली जाए क्योंकि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जिसको ये ज़मीन बेची गई है, जैन साहब का भी फेवरेट रहा है। जैन साहब बताएं, 370 करोड़ में ज़मीन खरीदी है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए मार्केट ने गजब का थम्स अप दिया है इस न्यूज़ को। और देखिए जिस तरीके से महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो कांदीवली वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत प्राइम है, हाईवेज पे है और काफ़ी लैंडमार्क प्रॉपर्टी है। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, अगर आपको याद हो अनिल जी, थैंक यू फॉर टॉसिंग द क्वेश्चन टू मी। मैंने बजट के नेक्स्ट डे 2 फरवरी को मैंने ये स्टॉक 260 62-65 के बीच में ये स्टॉक रेकमेंड किया था क्योंकि इस बजट में भी काफी सारे पॉजिटिव प्रावधान एसईजेड्स के लिए, और कहीं ना कहीं जो एसईजेड्स जो पॉपुलर नहीं हो रहे थे, जो टैक्सेशन को लेकर चेंजेस आए जब स्टार्ट हुए थे और उसके बाद से धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ बजट में हो रहा था, इस बजट में तो और भी बड़ा अनाउंसमेंट था। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक और महिंद्रा ग्रुप है। और सबसे बढ़िया बात है अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर इनके जो नेस्ट वाले प्रोजेक्ट्स और सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट का एक अच्छा प्ले है। अब बॉम्बे और दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, हमारे जयपुर में भी इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है थ्रू एन एसईजेड। सो आई बिलीव कि स्टॉक को जिन्होंने लिया मेरे कहने पे वो होल्ड करके रखे। अभी भी मुझे बहुत दमखम लगता है स्टॉक में। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार नतीजे इस वक्त, दमदार खबर इस वक्त महिंद्रा लाइफ के लिए आती हुई दिख रही है। आइए हीरो मोटोकॉर्प पेश करेगा अपने नतीजे, अनुमान जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ है तैयार। कुशल बताएं। सर नंबर्स अनुमान थोड़ा कमज़ोर का ही एक्सपेक्टेड है क्योंकि ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं वो करीब 30% गिरते हुए नजर आएंगे और 21% गिरकर 7,750 करोड़ पर कंपनी की आय आ सकती है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा आप देखिए 32 से 33% की गिरावट यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है और 955 करोड़ पर कंपनी एबिटा भी घोषित कर सकती है। मार्जिन के लिहाज से 14.5% के मुकाबले 12.3% कंपनी मार्जिन दर्ज कर सकती है और कंपनी का मुनाफा आप देखिए लगभग 35% की गिरावट के साथ 703 करोड़ यानी कि 700 करोड़ के आसपास के फिगर्स यहां पर आते हुए दिख सकते हैं। आगे के लिए ईवी पर क्या स्ट्रैटेजी होगी ये देखना अहम होगा और मार्जिन्स को लेकर कंपनी क्या आउटलुक देती है इस पर भी, इस कमेंट्री पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस वक्त अनुमान हीरो मोटोकॉर्प का। नंबर स्टॉक काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं आज रिजल्ट्स के दम पर। पहले स्टॉक काफ़ी तगड़े दिख रहे हैं और वैसे भी टू व्हीलर स्टॉक्स काफ़ी मजबूत है। तो वागले साहब एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट्स चेक कीजिए ना। अनिल जी चार्ट्स अच्छे हैं लेकिन मोमेंटम के लिए 2700 को कन्विंसिंगली ब्रेक करना होगा, फिर उसका अगला टारगेट 2800 बनेगा। अनिल जी 2800 अगर अगले 2 से 3 दिनों में ये ब्रेक करता है फिर ये सीधे 3300 3400 तक, मतलब ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है, पोजिशनल व्यू है, एक 15 दिन 1 महीने का। तो मैं तो बुलिश हूँ, अगर आपको प्रीएम्प्ट करना है अभी ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस होगा 2600 के नीचे का और पोजिशनली मुझे लगता है ये 3000 की तरफ की मूव की शुरुआत होनी चाहिए। अगले 1-2 दिन में नहीं बट एक आध 2 हफ्ते में ये 3300 तक भी जा सकता है। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प पर ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है। 2670 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। क्विकली एक बिगुल समीजी के लिए।
सिमी जी बताइए आपका स्टॉक। दिव्यांशी, रडार पर है मेटल स्टॉक्स, और मेटल में अभी जो मैं रेकमेंड करने जा रही हूँ वो होगा जिंदाल स्टील। टाटा स्टील का परफॉर्मेंस के बाद आज जिंदाल स्टील एक नया हाई देखने को मिला है। जिंदाल स्टील में टाटा स्टील का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, और यहाँ पे जिंदाल स्टील में जितना बढ़िया ब्रेकआउट आया है दिव्यांशी, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है। कई दिनों के बाद, महीनों बाद, सालों बाद ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैं बड़ा टारगेट के लिए खरीदारी करने के लिए कहूंगी। मेरा जो टारगेट होगा वो 460 से 470 का मिनिमम होता है। सुबह एक्चुअली जिंदाल स्टील ऊपर का 439 का हाई बनाने के बाद एक बार नीचे आया था, पूरा डीप मार के फिर वापस डे हाई को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा ये 460-70 तक जा सकता है, पर उस 460-70 तक बुलिशनेस मेंटेन करने के लिए इसका क्लोजिंग 432 के ऊपर आना चाहिए। तो आज का क्लोजिंग का भी इंतजार करेंगे। तो बड़ा स्टॉप लॉस के साथ 432 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 452, दूसरा होगा 460 और तीसरा होगा 470। मुझे लगता है कि ये तीनों टारगेट्स बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने वाला है। तो JSPL फिलहाल ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है जिसके हम देख रहे हैं। चलिए, एलेम्बिक फार्मा, इसके नतीजे आ चुके हैं और जो नतीजे हैं, जो आय है वो बड़ी है, कम हुई है, माफ़ कीजिएगा, जो आय है वो कम होती हुई दिख रही है। 1314 करोड़ थी पिछले साल की और इस बार 1272 करोड़ पर ये आय आती हुई दिख रही है, और जो मुनाफा है वो भी इस बार थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। जो आय है वो तो घटी है इस बार। इसके साथ ही अगर मुनाफे के नंबर्स पर नज़र करें आप, तो यहाँ पे कामकाजी मुनाफा जो है वो कम होता हुआ दिखा है। 365 से कम होता है 256 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 365 करोड़ से घटकर 256 करोड़ पर मार्जिन्स यहाँ पे हल्के से कम होते हुए दिखे, और जो मुनाफा है 292 करोड़ से घटकर 176 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल जो नंबर्स आते हुए दिखे YOY बेसिस पर वो कम आते हुए दिखे, जैसे कि हम देख रहे हैं, और 755 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 28% के मार्जिन थे, इस बार घटकर 20% के मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं, तो 8% कम होते हुए दिखे हैं मार्जिन। खराब है हर एक पैरामीटर पर। आय कम है, मुनाफा कम है, मार्जिन कम है, कामकाजी मुनाफा कम है, तो मार्जिन 28 से 20%। एलेम्बिक फार्मा कंपनी में भी रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है क्या कॉस्ट की? सर वो तो है ही, लेकिन ओवरऑल जो कामकाजी खर्च हैं वो भी कॉस्ट बढ़ते हुए दिखे हैं। 293 करोड़ से मुनाफा 176 करोड़, काफी तेजी से घटा है। नहीं मतलब ये तो काफी खराब माना जाएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा स्पाइक आया था नंबर्स आते ही, और उसके बाद आप देखिए लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। 740 के लेवल से 750 के लेवल्स के नीचे अब ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो एक राय भी ले लेते हैं कि एक बार कुणाल जी चार्ट साहब देखिए, लेकिन एक बार ये देखना जरूरी कि इतनी खराब परफॉर्मेंस कहाँ से आई है, क्योंकि जनरली फार्मा कंपनियों के इतने खराब रिजल्ट होने नहीं चाहिए। मार्जिन 8% घटे, ये बात कम समझ में आती है, थोड़ी सी समझ के बाहर की चीज़ है। एक बार कुणाल जी पहले चार्ट्स देखिए, चार्ट्स में खराब हो गया है क्या? अरे जी देखिए, इसमें एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो इसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट की भी मुझे उम्मीद नहीं है, और ना ही कोई तेजी बनेगी तुरंत इन खराब नतीजों के बाद, उसकी भी उम्मीद नहीं है। तो अनिल जी ओवरऑल आप देखें तो मुझे लगता है कि सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। एक बड़ा सपोर्ट है 725 के आसपास, 725 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। ऊपर जब तक अब 770 के ऊपर स्टॉक नहीं टिकता, खरीदारी की राय नहीं है, और वैसे भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मेरी राय में इससे बेहतर विकल्प बाजार में उपलब्ध हैं। जिनके पास है 725 का स्टॉप लॉस रख लें बस। आया डिटेल में देखिए, प्रॉब्लम अमेरिका में है। अमेरिका की सेल्स फॉर्मुलेशन बिजनेस की 23% घट कर आई है। अब आप तो फार्मा ट्रेड करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ है ना सर? बिल्कुल। आप देखिए यूएस में इशू है, प्राइसिंग प्रेशर अभी भी बना हुआ है, स्पेशली जो जेनरिक कंपनीज हैं वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइसिंग प्रेशर है वो ऑलरेडी है, और एक्सपेक्टेड भी था कि इस बार जो यूएस का परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं। और बाकी कंपनीज़ में भी हमने देखा है कि जो परफॉर्मेंस है यूएस से वो बहुत ज़्यादा मजबूत आता हुआ नहीं दिखा है। सिमिलर केस हमने ऑरबिंदो में भी देखा था, और बाकी फार्मा कंपनीज़ में भी सर यही दिक्कत आती हुई दिख रही है कि वहाँ पे जो प्राइसिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स भले बड़े हैं, लेकिन प्राइजेस के चलते आप देखिए जो नेट रियलाइजेशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखे हैं। तो थोड़ा सा ये इशू है एलेम्बिक फार्मा में, देखते हैं कैसे बाजार इस पर रिएक्शन देता है। लेकिन पहली नज़र में जो नतीजे हैं वो मजबूत नहीं है, अच्छे नहीं, जो आप देखना चाहते हैं फार्मा कंपनियों से वैसे नतीजे नहीं, तो थोड़े कमज़ोर हैं। नीचे में 745 किस लेवल के नीचे खराब होगा? आप क्या रेंज बता रहे थे कुणाल जी? ऊपर और नीचे की रेंज बता दें कि इसके ऊपर अच्छा, इसके नीचे खराब, ताकि आइडिया लग जाए।
अरे जी देखिए, मजबूत सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 725। 725 के नीचे गया तो फिर काफी कमजोर हो जाएगा और फिर आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरी उम्मीद कम है कि 725 का स्तर ये आसानी से टूटेगा। ऊपर 770-75 पर रेजिस्टेंस है, वो लेवल पार होगा तब इसमें दोबारा स्ट्रेंथ लौटेगी। तो इस 50 रुपए के बैंड में मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। और अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो है फेवरेट सुमित जी का। तो इस बार कुणाल जी आपको आराम देकर मैं सुमित जी से पूछूंगा इसके चार्ट। सुमित जी, हल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं एक्चुअली। आप देखिए जो मुनाफे का आंकड़ा है 853 करोड़ से 933 करोड़ आया है, तो मुनाफे का आंकड़ा ठीक माना जाएगा। ग्रोथ आई है इसमें, मार्जिन्स 22.25% से 24%, 2% मार्जिन भी बढ़कर आए हैं, ये भी ठीक है। कामकाजी मुनाफा 18% बढ़ा है, 1208 करोड़ से 1426 करोड़, ये भी ठीक है। और आय 8.5 करोड़ बढ़ी, 5425 करोड़ से 5900 करोड़ के आसपास। तो पहली नज़र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं, कमज़ोर नहीं है, ख़राब नहीं है, डे हाई की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुमित जी चार्ट देखिए। अनिल जी इसके चार्ट्स भी अच्छे हैं, स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। और आपको ध्यान होगा तो हमने 1200-1250 के लेवल पे 2-4 हफ्ते पहले स्टॉक में कहा भी था कि बाय करो हल, मिलेगा अच्छा फल। ये स्टॉक अभी भी एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और स्टॉक में अभी भी यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1480-1500 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे हल्के, और नीचे के अंदर अभी इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 1380 के आसपास का दिखाई दे रहा है। पोजीशंस होल्ड करें, 1480-1500 तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में देखने को मिलने चाहिए। 1480-1500 तक जा सकता है। हमारी रिसर्च टीम भी कह रही है कि नंबर्स बहुत ही बेहतरीन है और हर एक पैमाने पर उम्मीद से बेहतर बीट आती हुई दिख रही है, नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। राइट, अच्छे नतीजे माने जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। तो नंबर्स अच्छे हैं आपके लिए, कम से कम ये कह सकते हैं आप, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर सिमिलरली केस ओलंपिक में, क्योंकि आपने पूछा था तो यूएसए में 30% तक की गिरावट थी सालाना आधार पर, लेकिन अगर आप भारतीय डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं तो वो 17% बढ़ा है, लेकिन एपीआई भी कारोबार थोड़ा सा ढीला है और इसी के चलते ओलंपिक के नतीजे भी थोड़े से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। ओहो, HAL 858 करोड़ के सामने 933 करोड़ का मुनाफा, मार्जिन 22 करोड़ के सामने 24.25। जितना घूर के देखोगे उतना अच्छा लगेगा नंबर, ये नंबर अच्छा। तो सुमित जी आपके 1480-1500 के टारगेट के लिए वाकई में मानना पड़ेगा आपको। और उस समय लाल निशान में था स्टॉक जब सुमित जी कह रहे थे, और स्टॉक देखिए 1430 दौड़ लगाता हुआ। बिल्कुल चार्ट पे आपने सही पकड़ा है सुमित जी, स्टॉक जबरदस्त एक्शन में है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नंबर्स बढ़िया हैं HAL के, इसमें कोई डाउट नहीं है। HAL फ्यूचर में भी आ गया भाई। अच्छा, कैश फ्यूचर में फ़र्क चल रहा है। अच्छा, कैश में 1430 है, फ्यूचर में 1410 के आसपास। जरा फ्यूचर दिखाओ, अब इसका फ्यूचर भी आ गया। हाँ, डिस्काउंट पर चल रहा है, डिविडेंड होगा कुछ ना कुछ ऐसा। तो आपने जो लेवल दिए वो कौन से, कैश के फ्यूचर के? स्पॉट के अनिल जी, स्पॉट के लेवल है 1480-1500। स्पॉट के लेवल क्यों दिया, आपको बता दिया था ये फ्यूचर में? नहीं पता था अनिल जी, लेकिन स्पॉट के चार्ट्स में लिक्विडिटी अच्छी है। ओके, तो एक और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आते हुए ABB, जरा एक बार देवांशी ABB के रिजल्ट्स भी देखें, पढ़ें कहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जो आय है वो 1701 करोड़ से बढ़ी है 2102 करोड़ पे आती हुई दिखी, जो कि पॉजिटिव है। मार्जिन आप देखिए 5% से बढ़कर 8.5% पे आते हुए दिखे, तो अच्छे हैं। कामकाजी मुनाफे में बढ़त आती हुई दिख रही है, 85 करोड़ था वहां से बढ़कर 185 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं। आय में भी बढ़त है, मुनाफे में भी इस बार बढ़त आती हुई दिख रही है। आप देखिए कामकाजी मुनाफा 85 करोड़ था वहां से बढ़कर 185 करोड़ पर, और मार्जिन सबसे यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होती हुई दिख रही है, 5% के मार्जिन थे वहाँ से बड़े हैं, ऑलमोस्ट 9% के लेवल्स के पास मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। और जो मुनाफा है वो भी आप देखिए 57.5 करोड़ था वहाँ से बढ़कर 188 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, लगभग 190 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो एक बड़ा जंप आपको मुनाफे के नंबर्स में आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, और जो आय है उसमें भी जो बढ़त है वो काफ़ी शानदार है। 1% मजबूत ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सर ये ओवरऑल जो केपेक्स वाली जो कंपनीज हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं, वहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने मिल रही है, ऑलमोस्ट 9% तक के गेन्स आपको देखने मिल रहे हैं। एक राय भी ले लेते हैं ABB पर। कुणाल जी, ABB FNO में आ गया ये हाँ, है ना? हाँ। अब नए स्टॉक्स बहुत बार पता ही नहीं चलता कौन कौन से FNO में आ गए। बढ़िया रिजल्ट्स हैं, जरा कुणाल जी बताइए।
अनिल जी रिजल्ट भी अच्छे हैं, चार्ट भी अच्छे हैं, लेकिन अनिल जी कोई तुरंत खरीदारी की मेरी राय नहीं है। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। स्टॉक में भी अगर आप देखें तो अनिल जी फायरवर्क्स कम होते हैं, लेकिन ये स्टेडी परफॉर्मर है, तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है 2200 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें, और ऊपर मुझे लगता है दोबारा से आपको 2450 2500 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक ठाक चार्ट है, और रिजल्ट्स के बाद अब मुझे लगता है दोबारा तेजी बननी चाहिए। मत करो यार कुणाल जी, जब आप बोल रहे थे एबीबी के लेवल, तब दोनों आशीष और देवांशी ने मुझे डरा दिया। बोले एबीबी आई नहीं एफएनओ में, आपने बोल दिया एफएनओ में। ऐसा मत सॉरी मुझे दिखाना। हाँ, कुणाल जी मेरे एफएनओ में है, आप वाले में नहीं है। हमें समझ रहे। हाँ, थोड़ी दिन में दाम भी सेम है। अरे दाम भी सेम है। देखो कैसे है, मैं बताता हूँ। अब लॉजिक समझो, लॉजिक है कि जिस दिन ये एफएनओ में आया था, उस दिन सेठी साहब ने रिकमेंडेशन दी। ओके, याद आया अब 2:30 बजे वाले में। उसके बाद सेठी साहब ने 3 दिन बाद वापस दी। मैंने कहा आजकल एबीबी जो भी नए एफएनओ में आ रहे हैं, एक एबीबी आया, दूसरा इंटेलेक्ट डिजाइनर एरिना आया, दोनों पे सेठी साहब ने राय दी। मैंने सेठी साहब ने दिया, आपने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, जितने नए स्टॉक एफएनओ में आएंगे उनको आप पॉपुलर करेंगे, लिक्विडिटी लाएंगे। मैंने बोला मुझे याद अच्छे से। सर आप ऐसा कैसे याद रहता है सर? सही ये ऐसे ही जैसा अभी बताया। मैं कंफ्यूज हो गई कि अबॉट और एबीबी, मुझे लग रहा था कि मैं शायद हाँ दोनों है। अबॉट मुझे लगा एबीबी शायद। तो मेरे याद करने का तरीका अलग है, बस फर्क इतना ही है। मैंने सेठी साहब से याद कर लिया इसको, और इसके चक्कर में वो दूसरा याद हो गया, इंटेलेक्ट डिजाइनर, वो भी देख लो होगा है ना। ओके, तो चलिए ये इस बीच वर्लपूल के रिजल्ट्स आते हुए देख रहे हैं, ये थोड़े खराब है। 71 करोड़ से मुनाफा घटकर 44 करोड़ आया है, और 88 करोड़ का अनुमान था, तो ये रिजल्ट्स खराब आपको नजर आएंगे थोड़े से इस वक्त वर्लपूल के। तो ये आपके लिए आता हुआ दिखा है। सेठी साहब हमारे साथ तैयार है, सेठी साहब का भी हम स्वागत करेंगे। उसके पहले एक बार जल्दी से वागले साहब के लिए बिगुल हो जाए। वागले जी बताइए आपका स्टॉक। देवांशी, टाटा स्टील बाय करना है 1254 1255 में। मुझे लगता है ये 1280 तक जाने के लिए तैयार है 102 दिनों में। स्टॉप लॉस एकदम क्लोज है, एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 1244.45 का, और 1280 का टारगेट। पोजिशनली मुझे लगता है ये 1320 तक भी जा सकता है 3 से 4 दिनों में, एक आध हफ्तों में। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये सस्टेन करना चाहिए। तो फिलहाल टाटा स्टील पर खरीदारी करने की राय। और आज देखिए आप लगातार जो कॉल्स आती हुई दिख रही है, वो हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स पर ज्यादातर आती हुई दिख रही है। 1280 तक के टारगेट्स पर मूव करता हुआ दिख सकता है। 1244 तक के स्टॉप लॉस लगाने आपको। ओके, चलिए सेठी साहब तैयार है, बिगुल भी तैयार है। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर क्या इरादा है आज। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून देवांशु। पहले तो अनिल जी आपको सत वंदन, मतलब कैसे कर लेते हैं आप। एबीबी वाला आपका वाकया मैंने सुना अनिल जी, बिल्कुल आपने उस दिन जब मैंने पहली बार रिकमेंड किया, तो उस दिन एफएनओ में आया था, आपने बोला अब जब तक एबीबी रहेगा तब तक यही माना जाएगा कि एफएनओ में आने के बाद पहली बार मैंने रिकमेंड किया था, और उसके 3 दिन बाद इंटेलेक्ट डिजाइन भी मैंने किया था। कैसे याद रखते हैं अनिल जी? बस आपकी शक्ल देख के याद हो जाता है मुझे सेठी साहब। मैं है ना आपको याद रखने की कोशिश करता हूँ, स्टॉक अपने आप याद हो जाता है। फॉर्मूला सही था ना, दोनों एक साथ याद हो गए, नहीं तो एक याद करने में डबल मेहनत लगती। तो सेठी साहब देखिए आपने अच्छा काम किया, हमने याद रख लिया। और देखिए जो आपने बोला है एबीबी के रिजल्ट देखिए क्या दमदार कड़क रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं, कैश मार्केट के दोनों स्टॉक्स हैं। जो पहला स्टॉक है अनिल जी वो एक एनबीएफसी स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 260-261 के लेवल पे ट्रेड करता है। अनिल जी आज की आरबीआई पॉलिसी के बाद ये जितने एनबीएफसी बैंक में एक अच्छी तेजी बनी है, और वैसे ये स्टॉक तो बिल्कुल एक टर्न अराउंड हो चुका है। पहले ये कंपनी मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, फिर इनको अदर पूनावाला जी जो कि ये सीरम इंस्टीट्यूट वाले जिन्होंने कोविड की वैक्सीन बनाई है, उन्होंने जब से टेक ओवर किया बिल्कुल मतलब काया पलट गई है कंपनी की। मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी, मतलब जो हाल ही में नतीजे वगैरह भी आए बहुत ही अच्छे थे। और कंपनी का पूरा फोकस रिटेल लोन पे है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्री ओन्ड कार्स है, बिजनेस लोन, फिर लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज है, और कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छी खासी इंप्रूव हो गई है। और नया मैनेजमेंट आने के बाद इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो काफी गिर गए हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होना है। और बाकी FIS DIS भी अराउंड 15% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन है,
फिर आदित्य बिरला सनलाइफ, अमांसा होल्डिंग अराउंड 3.08% ओन करता है, बैंक मस्कट भी है और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 72.5% की हिस्सेदारी है। तो मैं इस स्टॉक पे मीडियम से लंबी अवधि पे भी बुलिश हूँ और करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 280 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 255 रुपए का। 255 का स्टॉप लॉस और 280 के टारगेट के लिए करने हैं खरीदारी। आइए दो स्टॉक का वर्लपूल के रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। देखो ऐसा भी नहीं कि मेरे को सब कुछ पता होता है ऑनेस्टली। जैसे वर्लपूल में थोड़ा कंफ्यूज था कि एफएनओ में है कि नहीं, आप लोगों ने भी, दोनों ने नहीं बोला ये एफएनओ में, ये भी तो एफएनओ में है तो इसका रिजल्ट ढंग से देखे जाए, क्योंकि ये एफएनओ में है तो फिर इतने खराब रिजल्ट क्यों दे रहा है। करेक्ट। वर्लपूल के रिजल्ट आइए आपके सामने। आय बढ़ी है, वही कहानी है सबकी, बढ़ के भी कोई खास नहीं बढ़ी है, मुश्किल से 50 करोड़ आय बढ़ना, कोई आय बढ़ना नहीं है। और मुनाफा आया है बहुत ही कम, 88 करोड़ का अनुमान था, आया है सिर्फ 44, मतलब आधा 50% मिस। हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ है मामला। काम का जो मुनाफा 100 करोड़ से 83 करोड़, यानी कि इबिटा पर काफ़ी नुकसान हुआ है, वही वाली बात है। ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी है, तो मार्जिन पे दबाव देखो, मार्जिन 7.25% से 5.5% के नीचे आ गए, तो 1.25% मार्जिन कम हुआ है। तो वर्लपूल भी यहाँ पर नतीजे कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, मार्जिन पर दबाव, कहानी वही है जो बाकी कंपनियों की भी है, यहाँ पर भी प्रेशर मार्जिन पर आपको साफ दिख रहा है। वर्लपूल, एक बार कुणाल जी चार्ट देखिए, वर्लपूल के लेवल्स बता दीजिए दोनों तरफ के, और अगर कोई क्लियर कट शॉर्ट या लॉन्ग कॉल है तो वो भी बताओ। अनिल जी देखिए, पहली बात चार्ट कमजोर है और अभी से नहीं, काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अंडर परफॉर्मेंस वर्लपूल में चल रही है। दूसरी बात अनिल जी, इस पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तो लिक्विडिटी उतनी नहीं रहती है, उसके अलावा एक सपोर्ट है जो कि मौजूदा लेवल्स के बहुत करीब है, यानी कि 1745 के आसपास सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। मेरी राय में वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक में, डेरिवेटिव्स में कारोबार वैसे भी कम होता है अनिल जी। और अनिल जी आपसे भी प्रश्न है कि इस तरह की विदेशी कंपनियों को डेरिवेटिव्स में लाया क्यों गया अनिल जी? ये विदेशी कंपनी है, जैसे हनीवेल है, वर्लपूल है, एबर्ट है, एबीबी है, पहले बॉश भी तो था, बॉश, सीमेंस, बहुत सारे हैं। भी है अनिल जी, अभी भी है। तो आप क्या चाहते हैं, नहीं लाएं? अनिल जी ये जो इनलिक्विड कंपनियां हैं इनको डेरिवेटिव्स में लाके अनिल जी, ये बात तो सही है, इनको शोभा नहीं देता अनिल जी। हाँ ये बात सही है। एबर्ट इलिक्विड कंपनी, कोई वॉल्यूम नहीं है, कुछ नहीं, बात तो वो वॉल्यूम के हिसाब से सही है। मुझे लगा बाकी तो आप खुद सक्षम है, मेरी जरूरत ही नहीं आपको इन सब तरह की, जो आप खुद अध्यक्ष है इन सारे एक्सपर्ट्स की, जो भविष्य में जब भी संस्था बनेगी, जब आप सब लोग एक हो जाओगे, एक संस्था बनेगी, तो पहले उसके अध्यक्ष आप ही होंगे, या संरक्षक टाइप जो भी मान लें वैसे, तो इसलिए आप खुद ही ये मैटर तो उठा सकते हैं। जैन साहब क्या अनिल जी यूनियन, हाँ जी बोलिए कुणाल जी बोलिए पहले। यूनियन बनने वाली है अनिल जी, यूनियन। और किसके अगेंस्ट में यूनियन तो बनाओगे, लेकिन अच्छा जैन साहब ये मुद्दा अच्छा है, क्या इनलिक्विड कंपनियों के शेयर एफएनओ में होने चाहिए कि नहीं? इनलिक्विड शेयर्स तो सर कैश में रहे तो जैन साहब के जेम्स में भी आ जाएंगे, बाकी एफएनओ में आते हैं तो मैं तो हमेशा भी देख रहा हूं कई स्टॉक्स जिनको हमने कैश मार्केट में, अनिल जी हमारी पुरानी पारी में भी रेकमेंड किए, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि अपोलो या आपके एफएसएल है, कई सारे स्टॉक्स, इप्का है, इन सबको हमने ऐसे लेवल्स पे दिया और जब लोग सुनते नहीं थे तब वो उस टाइम के वही जेम्स थे और मल्टी बैगर हो गए, वो एफएनओ में आ जाते हैं और इससे मेरा काम तो कम हो जाता है क्योंकि आप एफएनओ के स्टॉक्स का मेरे पे टॉस ही नहीं करते क्वेश्चन। बट आप अब ऐसा काम कर दीजिए अनिल जी, जो ये लास्ट के जो 8-10 महीने में जो दबा के जो रोज हर महीने एक नया काम हो गया कि कौन सा स्टॉक एफएनओ में आ गया और नई लिस्ट है, तो मुझे भी पूरा याद रहता है, क्योंकि मुझे इसलिए याद रहता है कि अब मेरी ये कैश मार्केट के डडार से निकल गया, क्योंकि मैं कैश मार्केट के स्टॉक्स पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा फोकस करता हूं और एफएनओ पे थोड़ा सा कम करता हूं, क्योंकि एफएनओ में आने के बाद वो कॉल पुट और लिक्विडिटी और नेगेटिव न्यूज पे ओवर रिएक्शन, पॉजिटिव न्यूज पे ओवर रिएक्शन, इन सब की वजह से उसका डिस्टॉर्टेड हो जाता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। बट लोग बोलेंगे नहीं, एफएनओ में आने के बाद तो प्राइसिंग और प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है। तो मैं कुणाल जी के साथ हूं, आपके साथ हूं, और ये एमएनसी कंपनी जहां पे 75% शेयर होल्डिंग मोस्टली प्रोमोटर्स के पास रहते हैं, इनका फ्लोट कम रहता है। बट अगेन जब एनएससी पे आए हैं तो एनएससी के बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स रहते हैं, वॉल्यूम्स के, लिक्विडिटी के, टर्नओवर के, उसके हिसाब से आते हैं। तो इस बार लोगों का रुझान भी बढ़ा इसकी वजह से है। बट यस, मैं यही बोलूंगा कि इतने ज्यादा कैश मार्केट के जो अच्छे स्टॉक्स है, इन्वेस्टेबल ग्रेड के जो स्टॉक्स थे, वो सब इसमें आने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ ये चीज। तो आप देखिए जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि जो भी अनलिमिटेड
हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए पिरामल एंटरप्राइज, यहाँ पे भी जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जो पिरामल की आय है वो बड़ी है, 168 करोड़ थी पिछले साल और इस बार जो आय है वो 3816 करोड़ पे आई है। तो आय में बढ़त है और इसके साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। आय में तो बढ़त है ही, 3100 या 3200 करोड़ के आसपास था, वहाँ से बढ़े, और जो मुनाफा है वो 780 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 850 करोड़ पे आते हुए दिखे। देखना होगा कि जो उनके जो दोनों सेगमेंट्स है वहाँ से कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है और स्पेशली जो नई बुक उन्होंने टेक ओवर की है उसके चलते भी कितनी आय बढ़ी है उनकी। रिजल्ट दमदार है और आज का दिन ही, आज सुबह से हम बात कर रहे हैं बैंक NBFC के नाम पर है। NBFC देखिए, बजाज फाइनेंस, चोला वगैरह सब पे सबकी कॉल्स आ गई। अब पिरामल पे नजर डालने की जरूरत है क्योंकि पिरामल के जो नंबर्स दिख रहे हैं मजबूत। 780 करोड़ से मुनाफा 850 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। आय में अच्छी बढ़त है, 3100 से 3800 करोड़ पहुंची है, मजाक नहीं है। एक साल दर साल भी सही, लेकिन बहुत बढ़िया मजबूत नतीजे हैं। पिरामल के चार्ट्स वॉलेंटरली कोई हाथ खड़ा करेगा तो ठीक, नहीं तो मेरे पास तो कुणाल जी है, मैं कुणाल जी के पास चले जाऊंगा। किसी का मन है कि नहीं मैं बोलूंगा पिरामल पे, तो कुणाल जी और मैं आपको मौका देने को तैयार। जी हाँ मुदित जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अच्छा सिमी जी भी ओके, मुदित जी रुकिए, लेडीज फर्स्ट, सिमी जी बोलिए। अनिल जी थैंक गॉड आपने ये मुझे दे दिया था, क्योंकि जब आपने रिजल्ट्स का न्यूज फ्लैश किया था उसी समय मेरे रडार पे ये स्टॉक आया। ये मिनिमम 2560 तक जाएगा, 2560 इसका अर्ली रिसेंट हाई है, हाई क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 2600 तक जाएगा। तो 2560 और 2600 ये दो टारगेट्स के लिए पिरामल को खरीद कर चलिए। 2480 का स्टॉप लॉस के साथ बहुत जबरदस्त भागेगा ये स्टॉक। ओके, बड़ी तेज दौड़ लगाने को तैयार। मोदी जी जल्दी से आप भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए चार्ट पर ब्रेकआउट है, बस थोड़ा सा मुझे एक यहाँ पर हर्डल नजर आ रहा है। 2540 पर एक हर्डल है, 100 डेमा। जैसे ये 2540 के ऊपर निकलेगा, अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है 2610 2650 के टारगेट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं। 2540 के ऊपर अग्रेसिव बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 2505 का। तो ये है आपके लिए सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स, पिरामल एंटरप्राइजेज, दमदार नतीजे। और अब आगे बढ़ते हैं हम। सेठी साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर। सेठी साहब क्या कर रहे हैं, रिजल्ट सीजन है ना, आप समझ तो गए होंगे, बताएं सर दूसरा स्टॉक। हाँ नहीं बिल्कुल अनिल जी, दूसरा जो स्टॉक है कैश मार्केट का स्टॉक है, एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो, जो कि अभी 109 रुपए के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में मार्केट लीडर है ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशंस के लिए। कंपनी लीफ और पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है जितने भी मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए। और एक टेक्निकल टाई अप भी है इनका, एक यूके की कंपनी है जिसका टीबीएल, तो छोटा नाम टिंसले ब्रिज लिमिटेड, टीबीएल नाम से जानी जाती है, उस कंपनी के साथ टेक्निकल टाई अप है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी। दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत अच्छे थे और बाकी एफआई जीआई भी अराउंड 19.5% के करीब ओन करते हैं, जिसमें आईसीआईसीआई प्रू है, एलएनटी है, यूटीआई है और इन्वेस्को है। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 120 तक के लेवल अचीव कर सकता है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 104 का स्टॉप लॉस रखना। सेठी जी, एक स्टॉक जो सबको जमेगा वो बताएंगे सुमित जी। सुमित जी बताइए। अनिल जी स्टॉक के नाम में ही है जमना और अब ये सबको जमेगा। तो अनिल जी ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल पोजीशंस होल्ड करें। सेठी साहब ने वापस इसको भी सही टाइम पे वापस से पकड़ लिया है। 110 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा और जल्दी 115 से 120 के टारगेट्स इसके अंदर अच्छे होंगे, तो पोजीशंस होल्ड करें, अभी और भी लोगों को ये स्टॉक जमेगा। तो जमुना ऑटो पर ये राय आपके लिए मिलती हुई दिख रही थी जैसे कि हम बात कर रहे थे। और आप देखिए कृष्णा मेडिकल, यहाँ पे भी नंबर्स आते हुए, माफ़ कीजिएगा किम्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं जो कंसोलिडेटेड आय है 361 करोड़ से बड़ी है, 394 करोड़ पे आती हुई दिखी है। और इसके साथ ही जो मुनाफा है वो भी बढ़ता हुआ दिखा है, 48.7 करोड़ था और वहाँ से बढ़ा है 81.2 करोड़ पे आते हुए दिखे। नंबर्स इस बार यहाँ पे भी थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। मार्जिन्स और कामकाजी मुनाफे पर नजर आएगी। कामकाजी मुनाफा 94 करोड़ था, वहाँ से बढ़ा है 130 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और जो मार्जिन्स हैं वो भी शायद बढ़ते हुए दिखे हैं। लेकिन अब जितने भी फ्रंट हैं वहाँ पे नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 26% है और वहाँ से बढ़कर 33% पे आते हुए दिखे। नंबर्स अच्छे, स्टॉक का जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो एक बार नजर कर लेते हैं किम्स, जैसे कि हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 3% तक की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो कुणाल जी से पूछते एक राय लेते हैं। कुणाल जी बताइए, किम्स नंबर्स तो काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं इस बार।
देवांशी, चार्ट भी अच्छा है। किम्स का स्टॉक लगातार काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है कि अब इन नतीजों के बाद कंसोलिडेशन पूरा होना चाहिए, वापस से तेजी बनेगी। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। नए खरीद के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये स्टॉक 1350 के लेवल्स को पार करके उसके ऊपर क्लोज दे तो नई खरीदारी कर सकते हैं। और फिर मुझे लगता है इसमें 1440 के लेवल्स आएंगे। और साथ ही अनिल जी 2:45 हो गए, आज का लेवल तो बता दें। अरे भाई साहब, टाइम तो मिले। आप सब लोगों में इतना बिजी हूँ, नतीजे बैक टू बैक इतने आ रहे हैं, मेरा तो नंबर ही नहीं लग रहा। जल्दी से 2 मिनट और, आखिरी 2 मिनट में टाइम निकल जाएगा। अरे टाइम निकल जाएगा, नहीं निकल रहा है, जबरदस्त निकले जा रहा है, धड़ाधड़ निकले जा रहा है। बस 2 मिनट और दे दें, फाइनल फिनिशिंग टच। तब तक आशीष, अच्छा श्रीकांत जी है, एक बार श्रीकांत जी से मुलाकात कर ली जाए। श्रीकांत जी, कोई कॉल आपके पास? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं वही बोलने वाला था कि मुझे एक BTST देना है। तो आप बिल्कुल बजा दिया जाए। श्रीकांत जी का स्वागत कर देते हैं हमें। बताइए सर, आपका कॉल। बिल्कुल, तो जैसे सेठी साहब ने बताया वैसे ही मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक आप ये कैसे कर लेते हो। आपने बराबर से चुना कि बाबा श्रीकांत के पास ही कोई कॉल हो सकता है करके। और करंट लेवल से मुझे लगता है डीमार्ट में एक अच्छा ट्रेडिंग कॉल बन सकता है। काफी दिनों से स्टॉक इसी लेवल के करीब कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज इसने 200 DMA के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को छूने के बाद एक अच्छी रिकवरी की है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि डीमार्ट को बिल्कुल एक लॉन्ग बेसिस पे ऐड किया जा सकता है। करंट लेवल से 4140 4150 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4080 का, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक वापस एक बार 4350 से लेकर 4400 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी दिनों के बाद इसमें एक हायर बॉटम बना है, 200 DMA का सपोर्ट लिया है और एक फॉलिंग ट्रेंड को भी क्रॉस किया है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ डीमार्ट को बाय किया जा सकता है। चलिए, तो डीमार्ट है अवेन्यू सुपरमार्ट, जहां पे खरीदारी करने की राय 4400 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। एक और बिगुल मुद्दे जी के लिए। मुद्दे जी बताइए अपनी कॉल। देवांशी, आईटी पैक से नजर ही नहीं हट रही है और LTTS पे हमने बात करी थी, 4710 के टारगेट्स हो जाए थे, 4700 के हाईज लगते हुए नजर आए हैं। अब दूसरा स्टॉक भी एक IT स्टॉक है जिसको हमने कल पिक ऑफ द डे के तौर पर रिकमेंड किया था, बाय करके चलेंगे, टेक महिंद्रा। देखिए कल भी एक ही चीज कही थी, खोने के लिए कुछ है नहीं है इस काउंटर में। यहाँ पर कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और कल से आज के सेशन में देखेंगे तो कल से ऊपर ये काउंटर लगातार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन में जरूर ये काउंटर है, लेकिन बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से डिलीवर करेगा। 1490 1510 ये कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। 2 से 3 दिन का नजरिया लेके टेक महिंद्रा को यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1445 का। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जैसे ही 1510 के ऊपर ये काउंटर डिसाइसिवली होल्ड कर पाया, उसके बाद 1560 तक के अपसाइड मूव हमें इस काउंटर में नजर आते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी डिप आता है बाय करके चलिए 1445 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टेक महिंद्रा है जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं। 1560 तक के टारगेट्स आपको टेक महिंद्रा पर आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, अब टाइम हो गया स्ट्रैटेजी का। अनिल जी के लिए बिगुल। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट्स, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है डाउ फ्यूचर्स पर, केवल 20 अंकों की मजबूती, और नास्डैक हल्के से लाल निशान में, लगभग 54 अंकों की गिरावट हम नास्डैक पर देख रहे हैं। लेकिन हमारे बाजार मजबूत है। सर क्या लग रहा है? 17,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, जो 100 पॉइंट नीचे है, कोई बड़ी बात नहीं बताना। और 17,700 के ऊपर नहीं होगी, जो 100 पॉइंट ऊपर है, वो भी बड़ी बात नहीं बताना। तो फिर बड़ी बात क्या है कि 17,600 पर दोनों पोजीशन बराबर बनी है। 17,600 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं और 17,600 के कॉल पर 81 लाख शेयर है। लेकिन पुट राइटर थोड़ा सा भारी अभी तक है, क्योंकि 68 लाख शेयर आज जुड़े हैं। तो आज पुट राइटिंग 17,600 पर काफ़ी हुई। तो कोशिश ये होगी तेजी करने वाले ट्रेडर्स की कि आखिरी 1 घंटे में, अब तो 1 क्या पौनी घंटा बचा है, तो 17,600 को होल्ड करने की कोशिश करें। इस वक्त जो डेटा दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं आपको एक्सपायरी जो मिलनी चाहिए वो 17,600 से 17,650 की रेंज में मिलनी चाहिए। लेकिन जो
3 बजे का या 3:05 का जो हमारा फैक्टर है, 3:05 का फैक्टर, वो ये है कि आपको 17,600 के नीचे ट्रेड नहीं करना है। अगर आप 17,600 के नीचे ट्रेड करते हैं तो फिर आज आपकी जो एक्सपायरी होगी वो ज़्यादा संभावना है कि 17,565, 17,575 के आसपास, यानी कि 25 से 35 पॉइंट नीचे हो सकती है अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं। बेसिकली जो रेंज निकल कर आ रही है नीचे की तरफ 17,515, 17,575 है, जहाँ पर जाएंगे अगर हमने 3 बजे के पहले 17,600 तोड़ा तो। और तोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 75 लाख शेयरों का पुट में है, कॉल्स भी 81 लाख शेयर हैं, तो अगर दबाव बना तो फिर आप 17,575 से 17,515 की रेंज में कहीं भी एक जगह जाकर रुकेंगे, इसमें से जो भी जगह पसंद आए। अगर समझिए हम होल्ड कर लेते हैं 3:05 तक, तो फिर आपके लिए ऊपर की जो जगह बनेगी वो 17,625, 17,650 की रेंज में बनेगी। वहीं पर कहीं कहीं आप एक्सपायरी करेंगे, 17,675 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, ये भी रखें। तो ऐसा लगता है एक्सपायरी के दिन आपको 50 से 75 पॉइंट इधर या उधर का मूव है, कोई बहुत बड़ा मूव ऐसा दिख नहीं रहा है। देखते हैं, डेटा एकदम बराबर वाले बने तीनों ही जगह, 17,500 के पुट पर, 17,700 के कॉल पर, 17,600 के पुट कॉल पर, तो टक्कर वाला मामला है, बराबर टाइप डेटा है। तो ऐसे इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा अनाप शनाप मूव है, इसकी संभावना कम लग रही है। ये तो बात होगी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर टिके हुए हैं आप, अच्छी बात है। 39,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ज़्यादा संभावना है कि आप 3 बजे तक उसके नीचे न जाएं, और न जाएं तो आपकी क्लोजिंग 39,000 के ऊपर हो जाएगी। अब तक की जो बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है इस रनअप की, वो मिली है 39,330 की, याद है मुझे, देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 39,330 की, तो वो भी नहीं मिलेगी क्योंकि 39,200, 39,300 दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग दबाकर हुई है। तो ज़्यादा संभावना है कि आप न 39,000 के नीचे बंद होंगे, न 39,200, 300 के ऊपर बंद होंगे। तो मुझे आखिरी पौन घंटे में जो बचा हुआ समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी फायरवर्क्स नहीं दिख रहे। कल दिख रहे थे तो मैंने बताया 100 पॉइंट की जगह दिख रही है, लेकिन आज वैसे फायरवर्क दिख नहीं रहा है। इसकी रीज़न एक ये हो सकती है देवांशी की वीकली एक्सपायरी डेटा बहुत ज़्यादा है, कभी डेटा बहुत कम हो तो भी तकलीफ है, कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी तकलीफ है। इस तरह के डेटा बने कि हर स्ट्राइक प्राइस पर पोजिशनिंग पक्की कर रखी है दोनों तरफ के ट्रेडर्स हैं, यानी कि ऑप्शन बायर से ज़्यादा स्मार्ट ऑप्शन सेलर जो आमतौर पर होता है, ऑप्शन सेलर दोनों तरफ की प्रीमियम खाना चाहता है, ये इस डेटा में नज़र आ रहे हैं। तो ये इसलिए इंडेक्स पे अब बचे हुए आधे पौन घंटे के लिए कोई खास ट्रेड मेरा बन नहीं रहा है। शांति से देखें, एंजॉय करें लाइफ को। आइए, स्टॉक्स आपको चाहिए तो मेरे पास है, दे दूं? बिल्कुल। चलिए बस इन साहब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है आपका, बताएं सर अपडेट पहले तो। अपडेट अनिल जी, डीएलएफ कल एचडीएफसी, एलएनटी फाइनेंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल, हिंदुस्तान कॉपर, मेम्फसिस, एलएनटी, एलटीटीएस, और आज सुबह 25-30 पैसे में आइडिया दिया, 55-60 बिक गया। अगर शेयर लिया था तो 10-80 वाला 11-55 बिक गया। इसे कहते हैं ट्रेडिंग कॉल। जब आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश हो रिस्क की तो रिस्क लेने का ही मौका होता है। आपको लास्ट वीक से कह रहा था लीजिए लीजिए लीजिए, और अब देखिए बैंक्स एंड द क्रेडिट पॉलिसी इज ऑल इन फेवर। अब आपके लिए फिर से 2 बाइज हैं जो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर प्लीज। तो देखिए, मैं एक चीज तो कन्विंस्ड हूं कि जो साइकिल आ रहा है आज, हाँ, पिरामिड एंटरप्राइज आपको मैंने 2440 में कहा था, 2535 बिक गया, और गाइडेंस और उनकी क्वालिटी बहुत प्रॉब्लम है। तो क्वालिटी रियल इस्टेट इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। तो रीइटरेट बाय गोदरेज प्रॉपर्टी 1575, स्टॉप लॉस ऑफ 1540, टारगेट 1650। ये जाएगा तो 2000, लेकिन पहले 1650 का आपको मजा लीजिए 2 दिन के बाद। दूसरा लीजिए अनडाउटेडली द अंडर परफॉर्मर विच कैन बी एन आउट परफॉर्मर बिकॉज ऑफ BFSI स्पेस डूइंग वेरी वेल, विप्रो 572-73 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 561, टारगेट ऑफ 598 to 600। ओके, तो 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, गोदरेज प्रॉपर्टीज और विप्रो। ये दोनों ही स्टॉक पसंद है वसीम साहब को। आइए, रियल एस्टेट शेयरों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है आपके लिए आज की वसीम साहब की तरफ से बहुत ही बेहतरीन। और डॉक्टर लाल पैथलैब के रिजल्ट का अनुमान बताने के लिए आशीष जी आए थे। आशीष जी, आपकी जरूरत नहीं है अब हमें। ओके सर। हाँ है, अनुमान के लिए नहीं, नतीजों के लिए। देखो नतीजा के आप ही पढ़ दो, आए हो तो। हाँ सर बिल्कुल बता दो, और अच्छे खराब है वो भी बता दो, लगे हाथ। रिजल्ट आ गए, दिख रहे नहीं दिख रहे? हाँ सर दिख रहे हैं। आय का आंकड़ा मैं बता देता हूँ आपको, जो है आय का आंकड़ा बढ़ के हुए नजर आया, 452 करोड़ से जो है
कंपनी की आय में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है, और जो मुनाफा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर मुनाफे में भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली। देखना ये होगा कि इनका जो नॉन कोविड बिजनेस है यहाँ पर कैसी ग्रोथ देखने को मिली। इनफैक्ट क्योंकि अभी जो इनिशियल सर्ज आया था, इसके चलते जो कोविड वॉल्यूम्स है वहाँ पर भी, कोविड टेस्टिंग की वॉल्यूम्स है वहाँ पर कैसा रहा है, और मार्जिन्स किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी फोकस करना होगा। फिलहाल आप देखिए 95 करोड़ से मुनाफा कम होता हुआ दिख रहा है, 57 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। एक बार नंबर्स हम चेक करते हैं कि किस तरह से मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। 57, एक बार हम मुनाफा चेक कर लेते हैं कि जो मुनाफा किस तरह से आता हुआ दिखा है। इस बार मुनाफा कम हुआ है शायद 57 करोड़, 95 करोड़ से बढ़कर 57, बढ़कर 95 करोड़ से कम हुआ है और 57 करोड़। अरे भाई गटकर लगाओ, बढ़कर तो बढ़ेगा तो ऊपर होगा ना। हाँ, गटकर। और जो आय बढ़ी है, आय बढ़ी है 452 करोड़, मुनाफा घटा है। मुनाफा 50, जब नीचे होता तो घटता है, बढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं, कभी कभी नींव कमजोर रह जाती है ना वो। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वो केजी नर्सरी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है ना, क्लास कभी बंक नहीं करनी चाहिए ना आशीष जी। चलिए, तो जिन्होंने बचपन में क्लास बंक की उनके साथ ही गड़बड़ जाती है, बढ़कर घटकर में बहुत बार होता है प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है आशीष, जब रेड और ग्रीन एरो यूज करते ना जी सर, अरे भाई साहब उसमें तो पूछो मत। और डॉलर रुपये में तो कौन सा बड़ा है कौन सा घटा है, लाइफ में बहुत लोगों को अभी तक कंफ्यूजन रहता है ना। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन का नाम ही जिंदगी है। डॉक्टर लाल पैथलेब, नंबर्स आ गए, चार्ट्स देखिए जरा श्रीकांत जी, डॉक्टर लाल पैथलेब के। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे लगता है कि ये स्टॉक भी एक अपने प्रीवियस बॉटम के काफी नजदीक जा रहा है, और तकरीबन 2880 या 2850 के रेंज में इसमें काफी बड़ा सपोर्ट है। तो अगर करंट लेवल से अगर एक वेरी शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो स्टॉप लॉस रखे 2800 का, और इसे इस लेवल से भी पकड़, इसकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसे पकड़ के रखे। और अगर इसमें अगर नई पोजीशन अगर बनानी है तो मुझे लगता है कि एक बार इस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई रिवर्सल फॉर्मेशन आने दे, क्योंकि काफी जोर से घटा है पिछले 3 या 4 दिनों में, और चूंकि काफी नजदीक आ चुका है प्रीवियस सपोर्ट के करीब, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच का एक हम व्यू रखेंगे। बट इतना लगता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है और कभी भी इसमें एक अच्छी स्विंग देखने मिल सकती है। ओके, तो अब देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब, और जिस तरह से इस बार एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो आय है वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि सबअर्बन जो उन्होंने एक्वायर किया था उसके चलते इस बार जो आपको आय का नंबर है वो थोड़ा सा बड़ा आता हुआ दिखेगा, लेकिन मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी कम आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही आप देखिए काम का जो मुनाफा, मार्जिन्स और मुनाफा अनुमान से काफ़ी कम आते हुए दिख रहे हैं तीनों नंबर्स, और स्टॉक भी थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 2915 के लेवल्स के आसपास फिलहाल यहाँ पे भी काम होता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर भी नज़र कर लेते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में भी थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिख रही है आज की ट्रेडिंग सेशन में। और टीवीएस मोटर्स फिलहाल 668 ये लेवल्स के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। 1.5% तक की मजबूती अभी भी आती हुई दिख रही है, और सुबह कॉल भी आती हुई दिख रही थी। लेकिन एक बार सुमित जी से राय ले लेते हैं। टीवीएस मोटर 668 ये लेवल्स के आसपास है। सुमित जी लेवल्स बताइए टीवीएस मोटर। देवांशी 670 का लेवल एक बार ऊपर में टूटेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और अच्छा बनेगा। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, लोअर लेवल से पिछले 7-8 दिनों से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है, और ऑटो सेक्टर में मेरे को तेजी लग रही है। तो टीवीएस मोटर में पोजीशन होल्ड करें। 670 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक आने वाले दिनों में 700 रुपए तक का स्तर दिखाएगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बना हुआ है 650 का बना हुआ है, होल्ड करें 670 के ऊपर फ्रेश बाय। टीवीएस मोटर पर ये राय मिलती हुई दिख रही है। और वर्लपूल आप देखिए नतीजे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद 1800 के लेवल्स को क्रॉस करता है। बहुत ज्यादा अच्छे क्यों नहीं, जो खराब है तो खराब बोलो ना। हाँ, खराब थे ना, मार्जिन कम आते हुए दिखे बोलो थे, खराब है। 1% से ज्यादा चढ़ गया था स्टॉक और 1800 के लेवल्स के ऊपर आ गया था सर। देवांशी मतलब ना खराब बोलती नहीं किसी को सर, मतलब खराब है तो खराब बोलो। एक्सपेक्टेशन भी इतनी ज्यादा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैन साहब की राय अलग है उस पे। अच्छा, जैन साहब का कहना था कि पहले से शायद स्टॉक गिरा गया है ना जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और कुणाल जी ने भी बोला कि ऑलरेडी बहुत टूट गया और इसलिए शॉर्ट करने की जरूरत भी नहीं, और अच्छा खासा करेक्ट और ये सीजनल इंपैक्ट भी होता है। इस समय दिसंबर का क्वार्टर मजबूत नहीं रहता, तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे, और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर ही होगा ये सेक्टर पे। और इस पर्टिकुलर कंपनी पे मैं काफी बुलिश हूं। जो भारत की डिमांड है, मतलब रूरल इंडिया की डिमांड अब भी जरूर से कम देखने को मिला, बट आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अच्छा खासा बाउंस बैक होगा। और जो ये जैसे जैसे कोविड और ये सब खत्म हो रहे हैं, थर्ड वेव की कोई इंपैक्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनकी डिमांड फिर से बनी रहेगी। ओके, देखो दो चीज है, एक इसमें ना देवांशी में फॉर्मूला बताता हूँ। जरूरी कि
अच्छे नतीजे हैं तो स्टॉक बढ़े ही, और जरूरी नहीं कि खराब नतीजे तो स्टॉक चढ़े ही। राइट। स्टॉक के बढ़ने और घटने से हम डिसाइड नहीं कर सकते नतीजे अच्छे या खराब, बिल्कुल है ना। हाँ। अब देखो वर्लपूल खराब है तो खराब है, लेकिन स्टॉक ने पहले से प्राइसिंग कर रखा है, पहले गिर चुका है, पिछले दिनों में गिरा है, तो इसलिए स्टॉक चल रहा है। जो नेचुरली जिन लोगों को पहले डर लगा होगा कि नतीजे खराब हो सकते हैं, उन्होंने बेचा होगा, बाद में लेंगे। ये सब स्टॉक प्राइस का मूवमेंट अपनी जगह, रिजल्ट्स अपनी जगह। तो जब हम रिजल्ट्स बोल रहे हैं तो रिजल्ट्स बोल रहे हैं, जब प्राइस एक्शन है तो फिर कुणाल जी, जैन साहब हमारे साथ बता ही रहे हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। आइए, कुणाल जी तैयार है एक और पिक के साथ, तो कुणाल जी के लिए बिगुल। बताएं कुणाल जी, क्या इरादा है? अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है वोल्टास। वोल्टास का चार्ट अगर आप देखें अनिल जी, तो स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है और एक मेजर एवरेज लाइन अभी अभी पार होते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है। वोल्टास से मेरी उम्मीद है कि 1300-1325 की जो इसकी रेंज का अपर एंड है, वहां तक सीधी दौड़ लगा सकता है। तो यहां वोल्टास को खरीदारी करने की मेरी राय है। 1220 रुपए पर 1220 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1265 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1280 रुपए का। वोल्टास में खरीदारी की राय। वोल्टास में करें खरीदारी। वर्लपूल और वोल्टास सिमिलर कैटेगरी है, पर सेम टू सेम टाइप है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। 1220 का स्टॉप लॉस, 1265 और 1280 का टारगेट लगाएं आप। अभी रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत देर हो गई। एक साथ आए तो इतने सारे आए कि मतलब अभी ऐसा लग रहा है खाली खाली फील कर रहे हैं, जैसे कुछ काम नहीं। खबर पॉजिटिव आई है। तो कौन सी? सर, जो नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ दिख रहा है कि जो 3 पॉइंट्स वाले जो सीट बेल्ट्स हैं, उसके लिए कुछ नियम पास किए, लेकिन 2 स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। 3 पॉइंट मैं भी वही समझ रही हूँ कि 3 पॉइंट बेल्ट। हाँ हाँ हाँ, लगाते, रोज लगाते हैं भाई। हाँ, वो पीछे बैठने वाले जो है ना, उसमें पहले हर एक में नहीं था। हाँ, पीछे भी 2 सीट पे लगाते हैं। हाँ, तो वो 3 पॉइंट है, तो सब जगह सीट बेल्ट होंगे तीनों में, और किसी किसी में तो शायद 3 कैसे होगा बाबा? 4 होगा ना। एक ड्राइवर सीट, एक पास में क्लीनर सीट, मतलब अरे बाजू वाली सीट, जिसे ट्रक में क्लीनर सीट बोलते हैं उसको। हाँ, और पीछे 2 सीट। तो आगे तो पहले ही रहता था ना। हाँ, तो पीछे सिर्फ 2 थे। हाँ, वो 3 कंपलसरी कर दिया। सर, जो बीच में जो हम बैठते हैं, इंडिया में तो हम बैठते हैं ना सर, इंडिया में तो बीच की हाँ बैठते हैं, तो उसमें क्या है? तो उसमें अरे मैंने तो मारुति में 10-10, 12-12 लोगों को बैठे हुए देखा 800 में। हाँ हाँ, वो तुमने फेविकॉल वाला ऐड नहीं देखा क्या? राजस्थान में ट्रक में कितने लोग एक साथ। हाँ, तो ऐसा एक्चुअली में होता है, वो खाली ऐसे नहीं शूट के लिए ही बिठाया। एक्चुअली बहुत बार ऊपर नीचे। जैन साहब को पूछो, जैन साहब को ज्यादा मालूम है। जैन साहब, होता है कि नहीं होता है? ऑनेस्टली बताइए, मान नहीं रहे। देखो, नहीं, बिल्कुल होता है। वो ट्रक में भी होता है, वो जुगाड़ वाली गाड़ी भी जो चलती है ना राजस्थान में, तो बहुत दिखता है। बाकी गाँव का पता नहीं, जो जनरेटर से गाड़ी चल जाती है उसमें भी पूरे गांव में पीछे लोग बैठे रहते हैं। एकदम आपने सही ऑब्जर्वेशन की। तो आप ये कह रहे हैं 3 पॉइंट सीट। हाँ, जैन साहब बोलिए। 3 पॉइंट सीट बेल्ट कहीं ऐसा तो नहीं हो अनिल जी कि 1 पॉइंट तो जहां से बेल्ट आ रहा है दूसरे में हम डाल ही रहे हैं और तीसरा एक और वैसे लग जाए। मैं मतलब अभी गूगल करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक्चुअली अच्छा हुआ जैन साहब, अच्छा हुआ कि आप स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बने। अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, कोई साइंटिस्ट बनते, तो भगवान जाने आप क्या क्या बनाते हैं। अरे वैसा नहीं है, वो 3 पॉइंट वैसे नहीं होता। अरे अनिल जी। हाँ जी, बोलिए कुणाल जी। वाई शेप्ड होता है अनिल जी। अनिल जी, हाँ बोलिए कुणाल जी, बोलिए। अनिल जी, जैन साहब सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं अनिल जी, जैन साहब। क्या? अनिल जी देखिए, ये जो अनिल जी, ये जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ये किसी दूसरी प्रकार के सीट बेल्ट को कहा जाता है अनिल जी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ट्रायंगल वाला सीट बेल्ट दिखा रहा है, हम भी ये देख रहे हैं। तो वरुण ने गुमराह कर दिया मैं। हम भी वही देख रहे थे कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है वो अनिवार्य जो किया है, वो एक ट्रायंगल शेप बेल्ट होती है, जिसको 2 पॉइंट से निकलेंगे और फिर 1 पॉइंट पे जुड़ेगा। ये ट्रायंगल शेप होता है। तो भी गलती तो जैन साहब आपकी है, फिर भी आप गलत फील्ड में आ गए। आपको तो साइंटिस्ट होना चाहिए था। आप स्टॉक मार्केट में किधर आ गए? आप तो इतने क्रिएटिव हैं। स्टॉक्स ढूंढते टाइम पे प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, तो अपने आप में हर प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना तो जरूरी है ही है। कौन क्या बनाता है और कैसे बनती है। नहीं मानेगा आपको देख के, आपकी मस्ती की पाठशाला देख के कि आप कॉलेज स्कूल के जमाने में पढ़ाई करते थे। कोई नहीं मानेगा। आप भले कुछ भी बोलो, कोई नहीं मानेगा, मानने वाले नहीं कोई भी। बट स्कूल में सब लोग जानते थे कि मैं ऑलराउंडर था।
वाह, एक बार जैन साहब को पूरा वो करवाना पड़ेगा सर्वे, सर्च एंड सर्वे, स्कूल के जमाने से लेके कोटा से लेके सारा का सारा। बाय द वे, इस बीच ये खबर, तो इससे किस किस को फायदा हो रहा है? भारत सीड्स, एक ही कंपनी, एक के बारे में मुझे पता है जो बनाती है, जो 20% ऊपर है। हाँ, सर राणे बाकी नहीं मद्रास पता। भी 15% ऊपर है। नहीं, वो तो उस वजह देखते से हैं। बढ़ा था कि वो कुछ बयान ही आए थे, गडकरी साहब के आए थे कि भाई जो PLI स्कीम उन्होंने लागू की थी पहले, उसकी वजह से ये सेफ्टी बैग्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है ना, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा है, तो उसका असर दिख रहा है। वो तो होने था, और वैसे भी अब तो एयरबैग्स कंपलसरी कर दिए, बढ़ा दिए, पहले फ्रंट के थे, फिर और बैक सीट्स के भी अब कर दिए, तो सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छी बात है ये। हो, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आता हुआ दिखा। अच्छा, बाय द वे, राणे मद्रास भी बनाता तो है ये वाले सीट बेल्ट, हाँ शायद वो भी बना, पता नहीं नहीं सेफ्टी फीचर, सेफ्टी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में शायद हो सकता है सीट बेल्ट पे। एक बार इस पर पूरी रिसर्च करवानी पड़ेगी एक बार, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी है, ये है। ओके, तो चलिए 3 पॉइंट। अभी अब तो देखो भाई साहब, पूरे गूगल से सीख कर सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, एक आता है शोल्डर से, एक आता है वेस्ट से, 3 पॉइंट ट्रायंगल बनेगा यहाँ से ऐसे। अच्छा तो फुल सेफ्टी। अच्छा, तो इधर से इधर से, अच्छा, तो मेरे तो अभी भी ऐसे ही है जो दोनों तरफ से आता है। अच्छा, बाकी में ज़्यादा में एक तरफ से आने वाला होता है। अच्छा, जो ऊपर से आता है वैसा। मेरे गाड़ी में तो ऐसे ही है। अच्छा, मेरे दोनों वाला है। हाँ, अच्छा, इसको 3 पिन बोले। हाँ, कल हम जब इसके ऊपर सोच रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, मैं कुशल हम सब बैठे थे, तो ये समझ में आया था कि जब पीछे के पीछे सबके सब सीट बेल्ट जो है वो अनिवार्य किए जाएंगे, उसको बोल रहे थे कि 3 पॉइंट। हाँ, अब आज समझ ये में कुछ नया निकल के आया, तो नहीं 3 पॉइंट अभी जैन साहब ने समझा दिया अच्छे से। 3 पॉइंट बढ़िया है, एकदम बराबर। और लोगों ने तो बहुत, भाई साहब पूछो, अभिषेक दीक्षित जी गजब का फोटो वोटो के साथ सब भेजा है, कसम से। देखो मोबाइल, यहाँ देखो पूरा बना के, कैमरा पास में लेके आओ, ये देखो जरा, देखो ये तो कमाल है। मतलब हमारे, मतलब इतने जागरूक दर्शक मुझे नहीं लगता किसी और चैनल के हो सकते हैं। सही बात है ना, खतरनाक। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, धन्यवाद। क्या भेजा है आपने, बिल्कुल फोटो वोटो निकाल के। ऐसे तो नॉलेज बढ़ती है, ऐसा तो है नहीं कि हमको हर चीज़ आती है, जो नहीं आती उसमें क्या है। लेकिन चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिलहाल बाजार मजबूत है, 3 बज चुके हैं और बैंक से बेनिफिट भी आएंगे। तब तक आप आए हैं वरुण जी, तो कुछ रिजल्ट्स का अनुमान बताने के लिए तैयार हैं? राइट, रिजल्ट्स की तो लंबी लिस्ट है, कल भी बहुत रिजल्ट्स आने वाले हैं। कल भी बहुत है, बताइए किसका अनुमान? निफ्टी के 1-2 ही है, उसमें ONGC है क्या? ओके, हाँ, तो वैसे तो अनिल जी ONGC की कच्चे तेल के दाम जिस हिसाब से बढ़े, तो उसका फायदा जो कंपनी को मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस क्वार्टर में ज़्यादा मिलेगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो ठीक ठाक रिजल्ट है। रेवेन्यू जरूर 16.5% बढ़ेंगे, लेकिन मार्जिन पे इस कंपनी के दबाव रहने वाला है। देखिए, कच्चे तेल के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट होगा। क्रूड ऑयल की जो बिक्री है उसमें करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। गैस की बिक्री जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाली है, और शायद गैस की बिक्री ज़्यादा होती तो इस कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होता, लेकिन फ्लैट रहने के चलते मार्जिन जो है वो थोड़े दबाव में रह सकते हैं। 15% के आसपास कंपनी का एबिटा बढ़ेगा, और मार्जिन जो है उसमें हल्का दबाव होगा, कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है। 54.3% से गिर के 53.8%। मुनाफा 55% गिरेगा, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में काफ़ी सारे वन ऑफ्स थे। उन वन ऑफ्स को अगर आप एडजस्ट करेंगे ना, इस वजह से ये कंपनी का मुनाफा जो है गिर रहा है। पिछले बार अगर आप देखें तो 18,300 करोड़ के आसपास था, इस बार 8,240 करोड़ के आसपास आएगा। तो वन ऑफ्स के चलते मुनाफा गिरेगा, मार्जिन हल्के गिर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोनेट LNG ने थोड़ा बहुत सरप्राइज किया पॉजिटिवली, हो सकता है कि ONGC आपको पॉजिटिव सरप्राइज करे। ओके, तो ONGC आपको कर सकता है पॉजिटिव सरप्राइज। स्टॉक मजबूत है, कच्चा तेल ऊपर भी है। श्रीकांत जी, चार्ट्स देखिए ONGC के। बिल्कुल, तो ONGC में भी अगर आप देखें तो इसका एक मोमेंटम, काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना हुआ है, और जो इसने अक्टूबर नवंबर में जो हाईज बनाए थे तकरीबन उसी के करीब जाके ये रुका था, 172 173 के करीब। लेकिन अगर इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 190 से लेकर 200 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, मुझे लगता है कि कोल इंडिया और ONGC इन दोनों में हमें पोजीशंस बना के रखनी है, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा रिटर्न देंगे। करंट लेवल से अगर ONGC को हम खरीदते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 164 रुपए का, और टारगेट इमीडिएट बेसिस पर रहेंगे 180 के लिए। BTSC का भी बिगुल बजाएं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, श्रीकांत जी के लिए एक बिगुल। बताइए सर। देवांशी, देखिए, हमें लगता है कि
मेटल स्टॉक्स में नो डाउट कि काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन उसमें अगर आप जिंदल स्टील एंड पावर के अगर चार्ट को अगर थोड़ा और बारीकी से देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें जो इम्पल्स ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 500 के लेवल्स को भी क्रॉस करेगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे कि आज के दिन में अगर आप देखें तो एक बड़ी तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है और वापस हमें एक अपवर्ड रैली देखने मिल रही है। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग किया जा सकता है 440 442 के रेंज में, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 434 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे 455 रुपए के। तो करंट लेवल से जिंदल स्टील एंड पावर को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, JSPL इस पे कॉल आते हुए दिख रही है जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके मिलते हुए दिख रहे हैं और टारगेट्स आपके लिए 455 तक के आते हुए दिखेंगे। सिमी जी का भी कॉल था यहाँ पे और टारगेट्स ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मेटल स्टॉक्स काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। चलिए, प्लान से बेनिफिट रेडी है, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उनके लिए भी बिगुल। बताइए आशीष। देवांशी, फिलहाल दो स्टॉक जो हैं बैन में हैं। कल जो है PNB की एंट्री हुई थी, अभी भी यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो 96% है। BHEL इस सीरीज का पहला स्टॉक था जो बैन में आया था, यहाँ पर अभी 91% है। तो दोनों जो स्टॉक बैन में हैं वो तो बैन में बने रहेंगे, लेकिन अब लगातार शुरुआत हो गई कि धीरे धीरे जो लिस्ट है वो लंबी होती जाए। सेल यहाँ पर देखें तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब 98% हो गई है, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो पक्का है कि सेल जो है अब इस सीरीज का तीसरा स्टॉक होगा जो बैन में आएगा। अब बाहर तो कोई नहीं आ रहा। ओके, तो फिलहाल ये अपडेट वायदा बाजार पर मिलती हुई दिख रही है। बैन से बेनिफिट कौन से अंदर आएंगे और कुछ बाहर, कोई भी स्टॉक बाहर नहीं जा रहा है। कोई स्टॉक बाहर नहीं आ रहा, सेल एंट्री कर रहा है। ओके, सिर्फ एक स्टॉक है जहां पे आज फोकस करना है, सेल। और ओवरऑल देखिए आप मेटल स्टॉक्स में जो पोजीशन बनी है उसमें सेल पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि सेल बैन में आ सकता है, तो इस पर आप नजर रखें। चलिए, कुछ नतीजे भी हैं जिस पर बात कर लेते हैं और आशीष हमारे साथ ऑलरेडी हैं। वोल्टास के नतीजे आने वाले हैं और वोल्टास के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये भी बताएंगे। आशीष बताइए वोल्टास। देवांशी, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं तो कुछ खराब नहीं है, ठीक ठाक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर खास बात है कि सबका फोकस जो है मार्जिन्स पर बना हुआ है। तिमाही के दौरान कंपनी ने जो है प्राइस हाइक किया था इसी सेगमेंट में, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट बिजनेस है यहाँ पर पिछले साल का ऊंचा बेस है, क्योंकि पिछले साल एक पेंटअप डिमांड का भी असर देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि इस सेगमेंट में, इस वर्टिकल में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा और आपको टॉप लाइन में महज 5% का इजाफा देखने को मिलेगा। जो कामकाजी मुनाफा या EBITDA है उसमें 13% की बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन पॉजिटिव और अच्छा ये होगा कि मार्जिन्स अगर बरकरार रहते हैं, थोड़ी सी भी बढ़त आती है तो ये स्टॉक के लिए काफी अच्छा होगा। 7.3% के आसपास के मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे पिछले साल। इस बार बाजार ओवरऑल अनुमान लगाकर चल रहा है कि करीब 7.8% के मार्जिन जो है कंपनी रिपोर्ट करेगी। और मुनाफे में अगर आप देखें तो लगभग फ्लैट ही रहेगा। 128 करोड़ था पिछले साल, 134 करोड़ का इस बार का अनुमान है। लेकिन इनका जो बेको JV है, इसकी फेस्टिव डिमांड कैसी रही, वहां पर किस प्रकार की वॉल्यूम्स है, आगे जाकर क्या फोकस रहेगा, इसके ऊपर कमेंट्री रहेगी। नतीजे ठीक ठाक आएंगे। ओके, ठीक से रहेंगे नतीजे। वोल्टास और वोल्टास में क्या करना है वो तो ऑलरेडी कुणाल जी ने बताई दिया। जब कॉल दे दी तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट। आइए, जय ठक्कर तैयार, कैश का ऑप्शन। जय, वो 17,500 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन कल क्या सॉरी, मतलब समझ गए ना आप, गुरुवार वाली, अगले गुरुवार वाली एक्सपायरी वाला, ठीक है, सही चल रहा है। 240 263 का टारगेट आपका। यस सर अनिल जी, 191-92 के आसपास दिया था, 232 के करीब तो अनिल जी हाई भी लगा चुका है और अभी भी अपना प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो थैंक्स टू अनिल जी, वो समय ऐसा था कि आपने तभी मौका दे दिया और वो मैंने शेयर कर पाया, बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था और वहां से देखने मिला भी अनिल जी। और अनिल जी, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज जो डेटा देख रहे हैं हम वो क्लियरली यही दिखा रहे हैं कि 17,500-550 की रेंज अब ऑन द डाउन साइड एक सपोर्ट बन चुकी है। एंड अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक वो लेवल्स होल्ड करते हैं तो हमें यहाँ से तेजी देखने मिलनी चाहिए अनिल जी। इसलिए 17,600 के स्ट्राइक का भी कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूँ 17 फेब की एक्सपायरी का, जो करीब अभी 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है अनिल जी, 150 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अनिल जी जो एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है, दैट वुड बी 107। सो 150 पे खरीदे, 107 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ऊपर में जो बन रहा है दैट वुड बी 194 एंड सेकंड टारगेट जो अनिल जी मुझे लग रहा है वो है 216 का। सो 194 214 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 17,600 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, बिकॉज
17,500 17,600 इनफैक्ट अनिल जी ये भी दिख रहा है कि वो भी एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए देखने मिल रहा है इमीडिएट बेसिस पर, और उसके ऊपर ही अगर आज बंद अगर आ गया अनिल जी ये लास्ट 15-20 मिनट में, इट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। डेफिनेटली। तो ये है आपके लिए 17,600 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय इस वक्त आती हुई दिख रही जय की तरफ से, अगले हफ्ते का 17 तारीख वाला, और ये मिल रहा है आपको 150 रुपये में। ठीक है, 107 का लगाना है स्टॉप लॉस, 194 और 216। जय एक चीज़ बताओ, कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है निफ्टी, मतलब वही 17,775 17,800? परफेक्ट अनिल जी वही है। पहले तो जो लेवल्स नजर आ रहे हैं वो बजट हाइज ही है, बट अनिल जी अगर अग्रेसिवली देखा जाए तो देयर इज अ चांस कि निफ्टी फिर से 18,000 की तरफ जा सकता है अगर ये लेवल्स होल्ड कर गए 500 के, जो बहुत ही करीब है, 100 पॉइंट नीचे है। सो पहला टारगेट अनिल जी हम रखेंगे 17,750 800 की रेंज का, और वो निकलते ही फिर 18,000 के ऊपर तक के भी लेवल्स देखने मिलेंगे, और मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि शायद वो हो जाएगा, पर देन स्टिल कंजर्वेटिवली मैं कहूंगा 17,750 800। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल 17,600 के आसपास चल रहा है, और 17,600 का ही कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। अब अगला बिगुल है वागले साहब के लिए। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी बीटीएसटी में इन्फोसिस बाय करके चलना है, 1770 अभी ब्रेक हुआ है, यहीं पर बाय करें। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 1755 15 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना है 1810 तक के लेवल्स हमको कल देखने को मिलने चाहिए। तो आप देखिए इन्फोसिस 1810 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सुमित जी के लिए एक बिगुल। बताइए सर। कोइंसिडेंस, मेरा भी स्टॉक इन्फोसिस ही है। इन्फोसिस के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ 1 से 2 दिनों के अंदर दिखाना चाहिए। 1800 से 1820 के टारगेट स्पॉट लेवल के हिसाब से ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1780 वाला कॉल अभी 26 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 32 रुपए से लेके 35 रुपए तक के टारगेट इन्फोसिस के 1780 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1800 से 1820 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा इन्फोसिस में। मोदी जी आपका भी इन्फोसिस ही है? जी अनिल जी बिल्कुल। तो सब लोग एक ही स्टॉक के पीछे क्यों पड़े हो? इतने सारे हैं सर, बहुत सारे, और दूसरे देखो सर। देखिए चार्ट सबके पास सेम है, और ब्रेकआउट जैसे ही आया 68 के ऊपर वही मैंने हैंड रेज किया था। और शो की शुरुआत से ही हमने एक ही चीज कही, आईटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। ये बात तो अनिल जी एक और स्टॉक जो बहुत बड़ा जिसमें करेक्शन आ चुका है, इन लेवल्स पे इतने बड़े अपसाइड मूव के लिए तैयार है, अगर आपकी इजाजत तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा ना इन्फोसिस तो नहीं है ना? नहीं अनिल जी इन्फोसिस नहीं है, लेकिन आईटी स्टॉक ही है जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, और आज फिर बोल रहा हूँ। एफएसएल फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये इन लेवल्स पे इतना अच्छा बना हुआ है, 148 149 यहाँ पर सीएमपी है। कैश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाय करके चल लीजिए स्टॉक में, क्योंकि डीप करेक्शन आया था, वहां से शॉर्ट ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 10% तक का अपसाइड मूव इस काउंटर में नजर आता है। कल भी हमने 162 164 के टारगेट्स दिए थे, वो टारगेट्स बिल्कुल अभी भी इंटैक्ट है, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। रिस्क रिवार्ड रेशियो बड़ा फेवरेबल है। 143 एक छोटा सा एसएल है, यहाँ से 5 रुपए नीचे है। 143 के एसएल से आप एफएसएल को लॉन्ग करके चलिए। मुझे 162 164 तक के अपसाइड मूव जल्द एफएसएल में नजर आते हैं। ओके, 164 तक के टारगेट्स आपको एफएसएल दिखा सकता है। फिलहाल 150 के लेवल्स के आसपास है, और स्टॉप लॉसेस भी आपको 143 नजदीक स्टॉप लॉस है, 164 तक के टारगेट्स। चलिए नतीजों की हम बात कर रहे थे, अपोलो हॉस्पिटल के भी कल नतीजे आते हुए दिखेंगे, ये भी हमें आशीष बता रहे हैं। आशीष क्या एक्सपेक्टेशन है? देवांशी बहुत बढ़िया नतीजे आएंगे। अब तक जितने नतीजे आपको मैंने बताया इनमें से शायद सबसे स्ट्रॉन्ग नतीजे, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है। सबसे पहले इनका जो फार्मेसी बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। हेल्थ केयर बिजनेस है, यहाँ पर भी अच्छा ग्रोथ है। तो टॉप लाइन में 30% का इजाफा देखने
को मिलेगा। इनका जो कामकाजी मुनाफा है यानी एबिटा, यहाँ पर करीब करीब 40% की ग्रोथ नजर आएगी और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो करीब 14% से बढ़कर 15.5% और मुनाफे का आंकड़ा तो बहुत ही दमदार है। 134 करोड़ पिछले साल रिपोर्ट किया था, इस बार 230 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। यानी हर फ्रंट पर अगर आप देखें तो नतीजे बहुत बड़े आएंगे, लेकिन आगे जाकर ऑक्यूपेंसी किस प्रकार की देखने को मिलेगी और फिलहाल किस लेवल पर ऑक्यूपेंसी चल रही है इस पर नजर रहेगी। आंकड़ों के लिहाज से तो बहुत अच्छे नतीजे हैं। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पे नंबर्स तो अच्छे आने की ही उम्मीद लगाई जा रही है। इस बार जो मार्जिन है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, लेकिन देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन जो नतीजे आएंगे उससे पहले हम देख रहे हैं हरे निशान में ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 49-40 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। चलिए सिमी जी के लिए एक बगल। सिमी जी बताइए। दिबांशी, आईटी स्टॉक फोकस में रहना चाहिए। शो के शुरुआत में मैं और मुदीर दोनों एक साथ हो गया था हम लोग का एलटीटीएस कॉल, और अभी जो मेरा रडार पर आया है इन्फोसिस के बाद नेक्स्ट जो रडार पर आया है वो है एचसीएल टेक। कल सारे एनालिस्ट एचसीएल टेक में बाई कॉल देके गया था और कल ही ब्रेकआउट आ गया था। कल क्लोजिंग डे हाई के आसपास नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा रुक गया था। आज पूरा दिन कल का हाई के आसपास ही मेंटेन किया और आज अभी कल का हाई को क्रॉस कर रहा है। एचसीएल टेक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 1210, दूसरा होगा 1225। 1210 और 1225 ये दो टारगेट्स के लिए एचसीएल टेक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1180 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। आईटी स्टॉक्स पर वापस एक बार फोकस आता हुआ दिख रहा है। एफएसएल के बाद एचसीएल टेक पर आपको राय मिलती हुई दिख रही है। 1225 तक के टारगेट्स पर मूव कर सकता है ये स्टॉक 1180 के स्टॉप लॉस के साथ। 3:20 हो चुके हैं। अनिल जी के लिए बिल्कुल। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। तो अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है, केवल 10 अंकों की मजबूती डाउ फ्यूचर्स पे और नैस्डैक लाल निशान में। करीब 57 अंकों की गिरावट अभी भी हम इसी लेवल्स के आसपास नैस्डैक को भी देख रहे हैं। बाकी बाजार भी आप देखिए, एशियन बाजार, यूरोपियन बाजार भी हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है। फुत्सी पर भी हम देख रहे हैं करीब 12 अंकों की मजबूती। सपाट है एकदम इंटरनेशनल मार्केट्स, लेकिन हमारे बाजार मजबूत है जैसे कि हम देख रहे हैं। लेकिन अनिल सर 39,000 के थोड़े से नीचे अभी फिलहाल निफ्टी बैंक। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो एवरेज तो वहीं ऊपर ही आएगी। राइट। हाँ, और जो हम कह रहे थे कि कुछ नहीं होगा आज, देख लीजिए आप 15-20 पॉइंट की रेंज में वही 17,600 पे पड़ा है निफ्टी। न नीचे जाता है न ऊपर जाता है। डेटा ही बता रहे हैं, दोनों तरफ बैलेंस बराबर डेटा है। और मैंने ये कहा कि ऑप्शन राइटर को दोनों तरफ ही प्रीमियम खानी, कॉल की भी खानी है, पुट की भी खानी। जिसने ऑप्शन बेचा वही कमा रहा है। आप देख लो 17,600 के आसपास। अब 10 मिनट में भले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आपकी 17,600 के आसपास ही आएगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी। बैंक निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग आपके 39,000 के थोड़ा सा ऊपर ही आएगी। सो कुछ भी नहीं हुआ है, न 39,000 के नीचे है न 39,200 के ऊपर। सो आई थिंक कुछ भी नहीं है। अब रहा सवाल कल का, अब कल क्या करना है। तो डाउ फ्यूचर सुस्त है, सब कुछ ट्रेंड ऊपर का है, आपकी लॉन्ग पोजिशन है, होल्ड कर सकते हैं। डर लगता है तो आप एक आउट ऑफ द मनी का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर ले लॉन्ग पोजीशन पे। और आउट ऑफ द मनी का पुट क्या होगा, आपका निफ्टी पर आप चाहें तो 17,200 का खरीदें, बहुत दूर का है, 400 पॉइंट दूर का, लेकिन उतना ही क्यों 150 पॉइंट अगर ऊपर नीचे खुल जाए तो वो उसके लिए हेज करने की ज़रूरत नहीं है। हेज करने की जरूरत कब होती है, अचानक से कोई ख़राब खबर आ जाए 2% अगर नीचे खुल जाए तो उस दिन डर रहता है। तो 17,200 का पुट सस्ता भी मिलेगा, इसलिए वो खरीदना है अगर खरीदना चाहें तो। या फिर आप 18,000 का कॉल बेच दो, दोनों में से जो ठीक लगे। बैंक निफ्टी 38,500 का पुट खरीद लो, 39,500 का बेच दो कॉल, दोनों में से जो ठीक लगे। 500 पॉइंट नीचे का पुट ले लो या 500 पॉइंट ऊपर का कॉल बेच दो, ये आपके लिए। इधर आपको कम डर लगता है, कम रिस्क, मतलब थोड़ी हेजिंग ज़्यादा करनी है तो 200 पॉइंट ऊपर नीचे का पुट कॉल बेच दो। या तो 200 पॉइंट नीचे का पुट ले लो 17,300 का, सॉरी 17,400 का, या 17,800 का बेच दो, आपके ऊपर है अपनी कैपेसिटी पे। तो चाहे पुट खरीद कर चाहे कॉल बेचकर हेज करके फिर चलें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे पोजीशंस होल्ड ही रखनी है और कल भी जो गेन्स है वो एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पर। इस बीच रिजल्ट्स आए हैं अमरा राजा बैटरीज के, एक बार रिजल्ट देख लें। 193 करोड़ से मुनाफा घटा है, आय बढ़ी है 1960 करोड़ से 2370, तो आय तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य आय 19 करोड़ की तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, तब भी 2350 करोड़ तो आय है, तो आय तो ठीक है। मुनाफा और मार्जिन देखना इंपॉर्टेंट है। मार्जिन आजकल स्टॉक सारे मार्जिन पर रिएक्शन देते हैं,
मार्जिन कैसा है, कामकाजी मुनाफा कैसा है, वो देखना जरूरी है। जरा वो लाइए कामकाजी मुनाफा और मुनाफा, स्टैंड अलोन मुनाफा, ओ घटा है 193 करोड़ से 145 करोड़, 25% करीबन घटा है मुनाफा। कम है, काफ़ी कम है मुनाफा। इस मजबूत माहौल में मुनाफा घटकर आ रही है, ठीक नहीं है। तो मुनाफा घटकर आया अमरा राजा बैटरीज में, और कामकाजी मुनाफा आने दीजिए, एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं और मार्जिन्स भी देख ले। कामकाजी मुनाफा लग रहा है घट के ही आया होगा, जिस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं उसको लगता है नंबर्स अच्छे तो नहीं हैं अमरा राजा के, मतलब बढ़िया तो नज़र नहीं आ रहे। तो अमरा राजा नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं पहली नज़र में मुझे। तो एक बार जल्दी से चार्ट्स पर राय ले ली जाए। कुणाल जी, अमरा राजा के चार्ट्स देखिए ना जरा। अनिल जी देखिए, चार्ट में कोई खास एक्शन नहीं है, सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है। वैसे चार्ट कमजोर हैं, लेकिन अभी इमीडिएट टर्म में मुझे कोई नई कमजोरी नहीं नजर आ रही। एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है जो कि 615 के 615 के आसपास है, 615 के नीचे कमजोर होगा। अन्यथा मुझे लगता है कि इसी तरह रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिलेगा, तो बेस्ट इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे बेहतर विकल्प बाजार में है अनिल जी। 615 के नीचे होगा खराब, और कामकाजी मुनाफा घट कर आया, जिसका डर था वही 306 करोड़ से घटकर 286 करोड़, करीबन 18 करोड़ आपका कामकाजी मुनाफा घटा है। तो ऑपरेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कमज़ोर है, कमज़ोर मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। मार्जिन्स भी घटे हैं और कामकाजी मुनाफा भी घटा है, तो अच्छे नंबर्स नहीं है और मुनाफा भी घटा है। तो अमर राजा के नंबर्स तो ख़राब है। अब रिजल्ट के पहले कैसी पोजीशन बनी है वो भगवान जाने, बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ये चीज़ तो साफ दिख रही। तो डीलर रिजल्ट्स पेश किए हैं आज अमर राजा बैटरीज ने, ये आप कह सकते हैं। फिलहाल 615 तोड़े तो नज़र रखिए, उसके नीचे ज़्यादा ख़राब होगा, तब तक रेंज बाउंड है। वैसे 615 की तरफ धीरे धीरे सरक रहा है, जो कुणाल जी ने आपको कहा है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे। जय के लिए भी एक बिगुल है, उससे पहले श्रीकांत जी के लिए एक बिगुल है। बताएं श्रीकांत जी। अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अपोलो हॉस्पिटल की, और अपोलो हॉस्पिटल के अगर आप चार्ट को देखते हो तो ये तकरीबन 5,900 के करीब था। वहां से लगातार गिरते गिरते स्टॉक अपने 200 दिन के एवरेज के करीब काफी आया था, और उसके बाद उसमें एक रिकवरी बनी है, एक हायर बॉटम फॉर्मेशन है। अगर आप डेली बेसिस पे देखते हो तो वहां पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, और साथ ही साथ अभी जो बात हुई है वो रिजल्ट्स जो आने वाले हैं वो शायद अच्छे आ सकते हैं। हमारा भी फंडामेंटल इसके ऊपर अगर बाय कॉल ही चल रहा है, और इसके टारगेट्स भी काफी ऊपर के हैं, लेकिन टेक्निकली भी अगर ये स्ट्रांग लग रहा है तो बिल्कुल करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। 4,590 4,610 के करीब इसे लॉन्ग करके चले। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 4,540 का, यानी 60-70 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है। लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने 4,700 4,750 के मीडियन लेवल को टच कर सकता है। तो करंट लेवल से अपोलो हॉस्पिटल को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स नतीजों से पहले थोड़ा सा मजबूत होता हुआ, और यहाँ पे खरीदारी करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 4610 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं, और अगर टिकते हैं तो और भी ज्यादा गेन्स 4700 तक जाते हुए दिखेंगे। जय के लिए एक बिगुल। बताइए जय। जी देवांशी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का 1260 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, जो करीब अभी आपको 4142 के रेंज में मिलेगा। सो ये रेंज में खरीदे 4142 के रेंज में। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 29 का। टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है देवांशी, बढ़िया टारगेट इनफैक्ट इसका निकल कर आ रहा है। पहला टारगेट बन रहा है 61 का, एंड सेकंड टारगेट जो है वो 74 का। 61 74 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। 1260 का कॉल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट रिकवरी आई थी निफ्टी में, उसमें बहुत ही शार्प बाउंस बैक ये स्टॉक ने दिया था। फिर जो हमें मार्केट में करेक्शन देखने मिला, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिली, कुछ शॉर्ट मतलब ज्यादा हुए नहीं थे, और अब फिर से इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। इसके टारगेट्स ऊपर की तरफ पेंडिंग है, लगभग 1320 1340 के बीच के। सो आई थिंक वो लेवल्स आने चाहिए ये बाउंस बैक में, एंड वो लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉल के थ्रू हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया। और एक और चीज, अनिल जी की बात से मैं सहमत हूँ कि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। देखिए, और 2-3 मिनट है कि 17,600 के ऊपर के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने मिल सकती है, और वो होता है देन दैट विल बी पॉजिटिव। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे भी आपको खरीदारी करने के मौके 1260 वाली कॉल में आपको खरीदारी करनी है, और यहाँ पे जो टारगेट्स हैं 42 के लेवल्स के आसपास खरीदे, 6174 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये कॉल आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट। और ओवरऑल एनबीएफसीज में भी मजबूती आती हुई दिख रही है। और एक स्टॉक जिसके आज हमने बात नहीं की, जेएनएफसी,
आप देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स के भी जो नतीजे आते हुए दिख रहे थे वो थोड़े से मजबूत आते हुए दिख रहे थे, और इस बीच GNFC यहाँ पे भी थोड़ी सी मजबूती आती हुई दिख रही थी। एक क्विक कॉल ले लेते हैं GNFC पर। सिमी जी बताइए GNFC क्या करना चाहिए स्टॉक पर? मैं कॉल दिया था, कितना बढ़िया कॉल था, अभी भी डे हाई के आसपास है। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि यहाँ पे मूवमेंट तो काफ़ी बड़ा हुआ है, और जिन्होंने पहले से लिया है होल्ड करे स्टॉप लॉस के साथ। जो मोमेंटम इसने पकड़ा है, मुझे लगता है कि इस मोमेंटम में 580 590 तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, पर पहले से लिए है और अगर बजट से पहले लिए तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो चुका है, इसलिए एक स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाइए 550 के नीचे, और 580 590 का टारगेट्स के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करे। किरण जी का कमाल का कॉल था सुबह का। ओके, तो GNFC किरण जी की भी कॉल थी, और आप देखिए मुदित जी ने भी रेकमेंड किया था GNFC। ओवरऑल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भरपूर एक्शन आज हमें देखने मिला था, मेटल स्टॉक्स में आज भरपूर एक्शन देखने मिला था जैसे कि हम देख रहे थे, और इसके साथ ही ऑटो एंसिलरीज थे जो आज फोकस में थे। तो ये 3-4 और फाइनेंशियल्स हमने देखा कि जो क्रेडिट पॉलिसी आती हुई दिखी, उसके बाद बैंक्स फाइनेंशियल्स में ज़बरदस्त मजबूती आती हुई दिखी थी। स्पेशली NBFCs में भी हमने देखा, जैसे कि चोला है वहाँ पर थोड़े से गेंस आते हुए दिखे थे। अभी फिलहाल श्रीराम ट्रांसपोर्ट की भी कॉल आती हुई दिखी। चलिए, मार्केट्स बंद होने का टाइम हो चुका है, और हमने देखा 17,600 के लेवल्स के नीचे निफ्टी 120 थोड़ा नीचे है, 15 पॉइंट नीचे, लेकिन एवरेज 17,600 के आसपास ही आएगी। हाँ, ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, 17,600 के आसपास बंद होगा। और बैंक निफ्टी तो 38,950 ही, 39,000 के आसपास ही, 25 पॉइंट ऊपर नीचे, बस उससे ज़्यादा लगता नहीं। तो कोई ऐसा खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बंद ठीक ही हो रहे हैं, मतलब ऐसा बुरा नहीं है किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो। जो कमज़ोर शेयर है उसमें मारुति आज 1.5% नीचे है, BPCL 1.5% नीचे, लेकिन वो 5 रुपये कुछ तो इसका डिविडेंड ही था, उस हिसाब से मजबूती कहाँ से आई है। ONGC 4% ऊपर है, टाटा स्टील 2% ऊपर है, इन्फोसिस, HDFC बैंक, तो ये निफ्टी के कुछ दिग्गज है अलग अलग सेक्टर के जो बढ़े हैं। HDFC बैंक बढ़ गया, इन्फोसिस बढ़ गया, टाटा स्टील बढ़ गया, इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया आज बढ़ाने में। वायदा कारोबार के शेयर देख लीजिए, JSPL 6% मजबूत, कल नित्य के बाद गिरा, लेकिन कल मैं बताया ना आपको कि वो कौन कॉल हुई थी शाम को, एनालिस्ट मीटिंग, उसके बाद जो अगले क्वार्टर का गाइडेंस बहुत तगड़ा, उसमें सब बुलिश हो गए। फर्स्ट सोर्स की बात हम कर ही रहे थे। औरोबिंदो फार्मा नंबर्स खराब दिख रहे थे, लेकिन देखो स्टॉक भाग गया, 4-4.5% मजबूत हो गया। GNFC सुबह का किरण जी का स्टॉक मजबूत है ही। आइडिया बड़े दिनों बाद 3% चला है, थैंक यू वेरी मच है। और उसके अलावा कमज़ोर शेयर भी देख लीजिए एक बार, पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे है, इफ्का 3.5% नीचे बंद होता दिख रहा है। कैश मार्केट के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ तगड़ा एक्शन रहा है आज के सेशन में, 20-20% बढ़ने वाले बहुत सारे हैं। महिंद्रा लाइफ, महिंद्रा ग्रुप ने उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इनको प्रॉपर्टी बेची है मुंबई की कांदीवली वाली 370 करोड़ में, अभी ये वहाँ बनाएंगे मस्त टावर ही टावर। देखो 20% भाग गया स्टॉक। जैन साहब बहुत खुश हैं, जैन साहब की स्माइल देखते बनती है। अदानी विलमार, ये वो स्टॉक है जो लिस्टिंग के बाद रुक ही नहीं रहा, थक ही नहीं रहा, 20% ऊपर, 230 रुपये की इश्यू प्राइस, और देखिए 2 दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। NDTV आज 20% ऊपर बढ़कर आया है, ये स्टॉक भी गजब का एक्शन में। और बालाजी टेली, इनफैक्ट आज सारे मीडिया स्टॉक्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। बालाजी टेली 15% बढ़ा है। अदानी पावर में आज 14% की तेजी है। राणे मद्रास, जिसके लिए अच्छी खबरें आती हुई दिखी है, स्टॉक 12% ऊपर जाकर बंद हुआ, और फिर 10% से नीचे के मैं बता ही नहीं रहा। जब इतने ऊपर हो, 10, 15, 20% की लिस्ट लंबी हो, तो कौन नीचे वाले बताएं, छोड़ दीजिए। 20% नीचे वाले भी बताऊंगा, खाली तेजी वाले नहीं। सोलारा एक्टिव फार्मा 20% नीचे, जी पावर 20% नीचे, स्टॉक क्राफ्ट हाल ही की लिस्टिंग 13% नीचे कमज़ोर नतीजों के बाद। ये कुछ एक स्टॉक है जो कमज़ोर। ओके, सोमवार को बेहद खास दिन है आप सबके लिए। जैन साहब है ना खास दिन आपके लिए? कुणाल जी है सर, बिल्कुल है। कुणाल जी के लिए भी है, सोमवार भी और फ्राइडे भी है सर। फ्राइडे क्या है? फ्राइडे मस्ती की पाठशाला सर। अच्छा, मुझे लगा फ्राइडे भी कोई दिन है, वो जो आपने चालू किया ना रोज डे से, हर रोज एक एक दिन, तो मुझे लगा फ्राइडे भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट दिन है। ऐसा है ना सर। अच्छा है, ओके। 7 दिन रहते हैं, चॉकलेट डे, किस डे, रोज डे, कुछ ना कुछ रहता है। कल कौन सा हो पता नहीं। बहुत ही बढ़िया। चलिए, आजकल तो डिजिटल पेमेंट का जमाना है, ये सब लेन देन के चक्कर में ना पड़े, सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करें जो भी करना हो। ओके, तो कल है शुक्रवार और सोमवार को है कुणाल जी के लिए भी खास दिन। आशु सर को वो इस साल के इस दिन बहुत याद करते हैं, 14 फरवरी को। हाँ हाँ बिल्कुल, आशु जी का तो मतलब उस दिन और कुणाल जी की तो दोस्ती अलग ही बात है। ओके, तो चलिए फिर क्या एक मस्ती की पाठशाला कर ली जाए कल?
अनिल जी बिल्कुल, अभी जैन साहब ने कह दिया अनिल जी, शुक्रवार को मस्ती की पाठशाला। तो मस्ती की पाठशाला इस बार मैं सोचा थोड़ा सीरियस टॉपिक पे की जाए। हर बार हम मस्ती बहुत करते हैं, इस बार थोड़ा मैं सोचा हूँ सीरियस टॉपिक पे की जाए। तो मैं सोच रहा हूँ टॉपिक आपके सामने रखता हूँ, आप अप्रूव करिए अगर आपको ठीक लगे, नहीं तो दूसरा भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखो हम सबको मार्केट बहुत प्यारा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या ये टॉपिक रखा जाए कि मार्केट से आप अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे, मार्केट के प्रति जो आपका प्यार है, वाह बताए चलेगा? जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल। लेकिन ये तरीका बहुत जबरदस्त तरीका थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, थोड़ा फनी भी हो सकता है, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो लगे कि वाकई में आपने दिमाग लगाया है, ठीक है ना? तो चलिए आप सब लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। कल 3:30 बजे आप सबसे होगी मुलाकात इस शो के लिए, और कल करेंगे हम 14 फरवरी के विशेष मौके पर एक मस्ती की पाठशाला। जो आप सब लोगों का प्यार मार्केट के प्रति है, उस पर होगी हमारी मस्ती की पाठशाला। मार्केट के प्रति आप अपने प्यार का इजहार किस तरीके से करेंगे? तो चलिए अपने अपने विचार आप जरूर रखिएगा। कल दोपहर 3:30 बजे। कल वैसे सर प्रॉमिस डे भी है। प्रॉमिस डे कल? हाँ। अच्छा, जो 7 फरवरी से शुरू हुआ है, तो कल प्रॉमिस डे है 11 को। उसमें क्या करना होता है प्रॉमिस डे में? तो प्रॉमिस कल करना है? हाँ कल करना। अच्छा, क्या जनरली क्या करना, आपने क्या किया? मैंने तो कल देखेंगे। करना क्या होता है? जैन साहब आप क्या करते हैं प्रॉमिस डे के दिन? मैं बार बार अच्छे जेम्स लेके आऊं बस अनिल जी। अच्छा, ये तो आप हर बार करते हैं, 1 जनवरी को भी यही किया था, दिवाली पे भी यही किया था, तो फिर कल प्रॉमिस डे में क्या स्पेशल है फिर? प्रॉमिस डे में यही स्पेशल रहेगा कि कल ऐसे प्रॉमिस करें कि हमारी जो दोस्ती, हमारा जो प्यार है, हाँ, वो ऐसे ही बना रहे। हाँ, ये अच्छा है। थोड़ा मस्का लगा तो बोला अनिल जी छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएगा। अब सवाल चलो आपने किया वो ठीक ही किया, वैसे छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। चलिए जैन साहब कल मनाएंगे प्रॉमिस डे, हम मनाएंगे कल शुक्रवार, और शुक्रवार के साथ मस्ती की पाठशाला भी। लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद हमारा क्या खास आयोजन है वो समझ लीजिए। सरकार ने लाख समझाया, कई बार चेतावनी दी, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसी जो फर्जी और झूठे विज्ञापन दिखाने से बाज नहीं आ रही। ऐसी कंपनियों पर अब एक्शन हो चुका है शुरू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर, जिसका नाम है CCPA, इन्होंने सेंसोडाइन टूथपेस्ट और टेलीशॉपिंग कंपनी नापतोल पर चलाया है बड़ा डंडा। CCPA ने सेंसोडाइन के ऐड पर बैन लगा दिया है और नापतोल पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अपने जो भ्रामक विज्ञापन है उसे हटाने के लिए कहा है। ये दोनों ही भ्रामक विज्ञापन और प्रचार करने के दोषी पाए गए। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम विज्ञापनों की झूठी दुनिया की करेंगे जांच पड़ताल और जानेंगे कि क्या है इन विज्ञापनों की असलियत। समझेंगे कि आम उपभोक्ता कैसे इन विज्ञापनों का शिकार बनते हैं और क्या है आम उपभोक्ता के अधिकार। हमारे शो का नाम है फर्जी प्रचार कड़ा प्रहार। बिजोन मिश्र साहब होंगे, जाने माने कंज्यूमर एक्सपर्ट। हरीश बिजूर साहब होंगे जो ब्रांड गुरु है, और रेखा अग्रवाल जी होंगी जो कि कंज्यूमर्स के बिहाफ पर मुकदमे लड़ती हैं। इन तीनों से करेंगे हम खास बातचीत। डन। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निवेश का पैसिव तरीका जो स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के मुकाबले में ETF कुछ सस्ता होता है, कम जोखिम वाला विकल्प है। तो क्या आपको ETF के जरिए पैसे लगाने चाहिए? ETF में पैसा लगाने के और उसके जरिए निवेश करने के फायदे क्या है, ध्यान क्या रखना चाहिए, सावधानियां क्या रखनी चाहिए, टैक्स कैसे लगता है, सारी बातें जान लीजिएगा। मनी गुरु, ETF कम खर्च किफायती निवेश। प्रोविडेंट फंड में आपका महज 8.33% यानी कि 8.33% योगदान पेंशन फंड में जाता है। लेकिन जल्दी आपको इसे बढ़ाने का विकल्प मिल जाएगा, यानी कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान बनाने के लिए EPFO नई स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। ये स्कीम किस तरह की हो सकती है, EPFO की तैयारी क्या है, बताएंगे आपको हर बात। इंडिया 360 डिग्री में हमारी कवर स्टोरी, पेंशन की नो टेंशन, यानी कि अगर आप भी अपना बुढ़ापा आराम से निकालना चाहते हैं और उसके लिए अभी बचाना चाहते हैं तो एक नया तरीका आपके लिए आता हुआ दिखा। लेकिन इसी से जुड़ी एक और कवर स्टोरी है, सिर्फ एक नहीं है, एक और कवर स्टोरी है। और रात 8 बजे प्राइम टाइम पे ऐसे काम की स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेगी। नेशनल मेडिकल कमीशन के उस नोटिस की बात करेंगे जिसमें उसने चीन से डॉक्टरी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को आगाह किया। और कमीशन में ये कहा गया है कि मेडिकल की ऑनलाइन पढ़ाई अब मान्य नहीं होगी। हाँ, एक तो क्या ज़माना था कि लोग है ना वो नब्ज और पल्स देखकर बता देते कि बीमारी क्या है,
और दूसरी तरफ अभी ऑनलाइन हो रहा है, मतलब आदमी को आप साक्षात भी नहीं देख रहे हो। तो आखिर क्यों चीन में पढ़ रहे छात्रों के लिए लाया गया है ये फैसला, और चीन में पढ़ रहे बच्चों के सामने दिक्कतें क्या है, विकल्प क्या है? चाइनीज़ डिग्री की नो गारंटी। अब तक तो चाइनीज़ माल की गारंटी नहीं थी, चाइनीज़ डिग्री की भी गारंटी नहीं है। ये है, आज बंसल जी अभी छुट्टी पे हैं, अगर बंसल जी होते तो हम उनसे ज़रूर पूछते कि चाइनीज़ डिग्री के चक्कर में क्या है, क्योंकि हमारे इन हाउस मेडिकल फार्मा स्टॉक्स। चलिए, बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज रात का एक्शन। ओके, तो एक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे, और एक्शन में ये जो कल मस्ती की पाठशाला है, इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो मैं बताना भूल गया। नहीं, भूला नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। तो जैन साहब, कुणाल जी, जय, सुनीत जी, बाकी सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आप लोगों ने टॉपिक सुन लिया और आप लोगों ने बता दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है मस्ती की पाठशाला को लेकर और 14 फरवरी को लेकर, कल बताऊंगा, कल इंतज़ार कीजिए। आजकल क्या है, चिंता मत करो, मैं कुछ अगर भूल भी जाऊँ ना, तो ये नई बीमारी जो कुणाल जी को पिछले 2 दिन से लगी है, अनिल जी 2:30 बज गए, अनिल जी 2:30 बज गए। आजकल सब लोगों ने क्या किया है, अगर मैं समझो लेट हो गया 2:30 बजे की स्टडी है, वो सब कुणाल जी को पिंग करते हैं, कुणाल जी को ट्वीट डालते हैं, कुणाल जी पूछो, कुणाल जी पूछो। अब कुणाल जी पीछे लग गए, तो अब मैं चाहूँ तो भी मतलब बच के नहीं निकल सकता कि 2:30 बजे की स्टडी थोड़ा लेट दे दूँ, नहीं दूँ, आगे पीछे हो जाए। तो इसलिए कुणाल जी, अगर कल मैं भूल जाऊँ कि क्या एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, तो आप बताएंगे, वो तो मुझे पता है। तो कल का इंतज़ार कीजिए, मुझे याद रह गया तो ठीक, नहीं तो कुणाल जी बता देंगे। क्लियर? तो चलिए, ये है आज का पूरा कार्यक्रम, समापन समारोह हमारा खत्म। देवांशी जी चलें? बिल्कुल सर, 17,600 के ऊपर आ गई शांति, डन, बिल्कुल। और 39,000 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी बैंक, एग्जैक्ट वही आना था, देख लीजिए। 39,010, 17,600 को आज कुछ नहीं हुआ ना, आधे पौने घंटे। कुणाल जी फालतू में पौने 3 बज गई, ये हो गया, अब देखो बताओ क्या हुआ, वहीं के वहीं है ना। अनिल जी, अनिल जी कुछ नहीं होगा, ये भी तो आप ही ने बताया। अनिल जी, हाँ, ये देखो एक्चुअली है ना, कुछ होना बताना ज़्यादा आसान काम है, कुछ नहीं होना ये बताना ज़्यादा मुश्किल काम है एक्चुअली। और वो भी एक्सपायरी के दिन। हाँ, तो वैसे डेटा आपको चाहिए जो बताएं कि कुछ नहीं होगा, नहीं तो एक्चुअली डायरेक्शन पता लगा कर कॉल दे देना। और मुझे समझ में आ रहा हो, देखो जय को देखो आप, चुपचाप लास्ट में जाके उन्होंने निफ्टी पे कॉल दिया, नहीं तो जय आज पूरा फोकस स्टॉक पर बनाए हुए, सारे स्टॉक पे स्टॉक एक के बाद एक तगड़े कॉल्स आ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंडेक्स में आपको जब बड़ा मुंह नहीं दिख रहा हो तो फोकस स्टॉक पे करना चाहिए। तो आज के कॉल्स एकदम परफेक्ट रहे हमारे सारे एक्सपर्ट्स के। चलिए विदा लेंगे आप सभी से, धन्यवाद सबका।